मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 851 शिष्य स्वीकृति के लिए लौह कारागार मानक। फे एवोल्यूशन मचेंट सी 851 शिष्य स्वीकृति के लिए लौह कारागार मानक। प्लेवलूम रात के 12 बजे। रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 851 शिष्य स्वीकृति के लिए लौह कारागार का मानक। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। डायमेंशनल लाइट मॉथ और ब्लेड क्वीन बी को देखकर ज्यादातर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्य अच्छी तरह से अनुभवी थे, उन्होंने युद्ध में कार्सिनोमा फे की पेशेवर कमान वाली भावना को कभी नहीं देखा था। डायमेंशनल लाइट मॉथ और ब्लेड क्वीन बी लियू जी को डेड सोल डायमंड कीट के साथ मार्शल स्टेज पर बुलाया गया था, जिसका मतलब था कि लियू जी के पास कम से कम 3 कार्सिनोमा फे थे। ऐसे में लियू जी का अस्तित्व अपने आप में एक आपदा प्रतीत हो रहा था। हालांकि भीड़ यह नहीं समझ पाई कि लियू जी ने 30 शील्ड लेडीबग्स कैसे प्राप्त की। लियू जी स्पष्ट रूप से उन्हें नियंत्रित कर रहे थे, अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे लियू जी के सामने सैन्य शैली में खड़े होते जैसा कि वे अब कर रहे थे। 30 शील्ड लेडीबग्स के गोले बढ़ती गति से कंपन करने लगे थे। इस कंपायमान गति से दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन शील्ड लेडीबग्स के साथ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कंपन सीधे तौर पर उन्हें नहीं हो रहा हो। अचानक 30 शील्ड लेडीबग्स के सिर तरबूज की तरह फट गए और मोटे बालों वाले बैंगनी काले कीड़े रेंगकर बाहर आ गए। लगभग तुरंत बाद 30 शील्ड लेडीबग्स की मृत्यु हो गई। शील्ड लेडीबग्स के शरीर से रेंगने वाले कीड़े तेजी से शील्ड लेडीबग्स की लाशों को खाने लगे। 2 मिनट से भी कम समय के बाद शील्ड लेडीबग्स, जो लगभग एक टेबल जितनी बड़ी थी, को कीड़ों ने पूरी तरह से खा लिया। जब कीड़े खाना खत्म कर चुके तो एक साथ 30 चौंका देने वाली चीखें फूट पड़ीं। कीड़ों के शरीर तब तक फैलने लगे जब तक कि प्रत्येक 6 मीटर लंबा, 2 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा नहीं हो गया। वे ब्लेड वर्म बन गए जिनके पूरे शरीर पर काले ब्लेड निकल रहे थे। लिन युआन ने भौहें चढ़ा दी क्योंकि ब्लेड क्वीन मधुमक्खी ने अन्य पक्षियों के शरीर से जो ब्लेड कीड़े पैदा किए थे वे मेजबान पक्षियों की तुलना में कई ग्रेड कमजोर होंगे। हालांकि ये ब्लेड वर्म जो शील्ड लेडीबग से विकसित हुए थे, न केवल ग्रेड में कमी नहीं आई बल्कि वे और भी अधिक डराने वाले हो गए। लिन युआन ने लियू जी की हथेली पर आराम कर रही ब्लेड क्वीन मधुमक्खी की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे का नाम ब्लेड क्वीन बी। मछली प्रजाति डंक मारने वाली मधुमक्खी प्रजाति पैट्रिक मधुमक्खी प्रजाति। फे ग्रेड डायमंड 10/10। फी प्रकार कीट प्रजाति आध्यात्मिक प्रकार। फे गुणवत्ता किंवदंती। क्षमताएं फ्लैश विंग्स, चकमा देने के लिए दूर चमकते समय लक्ष्य पर पंख फड़फड़ाएं। शापित मधुमक्खी का जहर, दुश्मन को जहर का हर अतिरिक्त इंजेक्शन शाप की प्रभावशीलता को बढ़ा देगा। शापित लक्ष्य बूढ़ा होने लगेगा और कमजोर त्वचा लक्ष्य की सुरक्षा को कम कर देगी। दयालु रोना, ब्लेड क्वीन मधुमक्खी की विशेष ध्वनि सुनने वाले ब्लेड कीड़े खून के प्यासे हो जाएंगे और ब्लेड कीड़े की हमलावर शक्ति को बढ़ाने के लिए उनके शरीर में प्रोटीन तेजी से काले ब्लेड में बदल जाएगा। विघटन संक्रमण, घातक रूप से घायल ब्लेड वर्म विघटन की स्थिति में प्रवेश करेंगे और साइकोटॉक्सिन जारी करना शुरू कर देंगे। ब्लेड वर्म्स 5 सेकंड के लिए अपनी शक्ति दोगुनी कर देंगे और उसके तुरंत बाद मर जाएंगे। तेजी से अंडे सेने, कीड़ों के तेजी से अंडे देने के लिए लक्ष्य के शरीर में लगाए जाने से पहले अंडों में ऊर्जा इंजेक्ट की जाएगी। रानी का सच्चा स्वर, रानी को ब्लेड वर्म में समाहित कर दिया जाएगा और रानी के अंदर का सुप्त युद्ध मॉडल युद्ध मोड में शामिल हो जाएगा। विशिष्ट कौशल, शातिर जहर रानी मधुमक्खी बच्चों के एक बैच को एक दूसरे को मारने की अनुमति दे और अंतिम जीवित बच्चे जो ब्लेड वर्म में विकसित होंगे उनका ग्रेड कम नहीं होगा। लिन युआन आश्चर्य की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। एक बार जब एक कार्सिनोमा फी को एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर द्वारा पाला गया और उसने बुद्धिमत्ता और विशिष्ट कौशल हासिल करने के लिए अपनी पिछली गंदी स्थिति को पीछे छोड़ दिया, तो यह इतना भयानक हो गया कि इसके जंगली संस्करण इस पर मोमबत्ती नहीं रख पाएंगे। लियू जी की कीट रानी कीट कॉलोनी की नेता थी, जबकि ब्लेड क्वीन बी सेनापति थी। ब्लेड क्वीन बी की अधिकांश क्षमताएं ब्लेड वर्म्स की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती हैं। अब लिन युआन को यह भी पता था कि 30 ब्लेड वर्म्स के ग्रेड क्यों नहीं गिरे थे। यदि मोबियस अभी भी सो नहीं रहा होता तो लिन युआन ने ब्लेड क्वीन बी के विशेष कौशल के नाम के बारे में शिकायत की होती। शातिर जहर रानी मधुमक्खी थोड़ी अजीब लग रही थी। ब्लेड क्वीन मधुमक्खी भी अपनी पूरी क्षमता से अपने साइकोटॉक्सिन का उपयोग कर सकती थी और इसने उसे एक अभिशाप कारक बनाने में सक्षम बनाया। लिन युआन को रानी के सच्चे स्व में सबसे अधिक दिलचस्पी थी क्योंकि इससे ब्लेड क्वीन बी को अकेले लड़ने की अपार शक्ति मिल जाती थी। उन्हें लगा कि यह चिमी की रेडियंट बॉडी के समान है। जब उसने लियू जी को तुरंत अपनी युद्ध संरचना और 30 क्रूर ब्लेड वर्म्स बनाते हुए देखा तो गाओ फैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दुश्मनों को निगल लिया और वापस ले लिया। गाओ फैंग ने जुओमिंग की ओर रुख किया और कहा, भगवान जुओमिंग, मैं हार स्वीकार करता हूँ। जुओमिंग को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा और लियू जी से इशारा मिलने के बाद गाओ फैंग को मंच से बाहर जाने की अनुमति दे दी। गाओ फैंग मंच से हट गए, लेकिन लियू जी के गठन को देखने के बाद किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उपस्थित सभी लोग जानते थे कि लियू जी चीफ गार्ड ये के शिष्य थे और उनके लिए अपनी पूरी शक्तियां प्रकट करने का यह सही समय नहीं था। 30 ब्लेड वर्म्स के अलावा लियू जी को अभी भी ऑर्किड पेटल नाइफ मैंटिस को बुलाना था, जिसे डेड सोल डेमन कीट नियंत्रित करता था। डेड सोल डेमन कीट एक कार्सिनोमा फी था जो आत्माओं को घायल कर सकता था। इसके अलावा चूंकि लियू जी चीफ गार्ड ये के शिष्य थे, इसलिए उनके लिए एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध न करना असंभव था। इस तरह एक दिलचस्प दृश्य सामने आया। 3 मिनट के बाद किसी ने भी लियू जी का सामना करने के लिए मार्शल स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। जुओमिंग ने महल की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये स्पष्ट था कि वह निर्देश जारी करने के लिए नाइट लीनिंग मून का इंतजार कर रहा था।
उसी समय फोन के दूसरे छोर से औपचारिक आवाज में कहा गया, लीनिंग मून, आपके शिष्य की युद्ध शैली वास्तव में दिलचस्प है। यह मेरा उत्साह बढ़ा रहा है। हालांकि अगर कोई उसे चुनौती देने के लिए आगे नहीं आता है तो ये काम नहीं करेगा। रात में झुके चंद्रमा ने थोड़ा सिर हिलाया। शीर्ष गुटों और अनुभवी गुटों के शिष्यों की शक्ति को देखने के लिए कला मंच, मार्शल स्टेज और मार्शल आर्ट स्टेज का आयोजन किया जा रहा था। यदि कोई मंच पर नहीं आया तो उन्हें क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। जैसे ही नाइट लीनिंग मून जुओ मिंग को निर्देश जारी करने वाला था, आयरन जेल ने सबसे पहले बात की। आयरन प्रिजन ने बोलते समय उनकी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया, जिससे उनकी आवाज़ रेडिक्स क्रिस्टल दीवार से होकर महल के बाहर लोगों के कानों तक पहुंच गई। मैं एक क्रिएशन मास्टर नहीं हूं, और एक क्रिएशन मास्टर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए एक गलती होगी। ऐसे में मैंने अपने शिष्य को मार्शल स्टेज से चुनने का फैसला किया है। जो कोई भी चीफ गार्ड ये के शिष्य को हरा देगा वह मेरा शिष्य बन जाएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 852 चंद्रमा महारानी और लौह कारागार शर्त। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 852 द मून एम्प्रेस एंड आयरन प्रिजन्स बेट। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 852 चंद्रमा की महारानी और लौह जेल की शर्त। जब आयरन प्रिजन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में अपनी आवाज़ प्रक्षेपित की तो सिकाडा सॉन की मुस्कान गायब हो गई। वह अवाक भाव से आयरन जेल की ओर देखने लगा। सिकाडा सॉन को हमेशा आश्चर्य होता था कि आयरन प्रिजन के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। आधे साल पहले उसने एक शीर्ष कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर के कारण मून महारानी को रॉयल कैपिटल के बाहर के क्षेत्र में कदम रखने के लिए उकसाया था। अब उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति नाइट लीनिंग मून के शिष्य को हरा देगा वह उनका शिष्य बन जाएगा। सिकाडा सॉन को यह भी नहीं पता था कि आयरन प्रिजन के आवेगपूर्ण कार्यों की आलोचना कहां से शुरू की जाए। आयरन जेल के बारे में सिकाडा सॉन की समझ को देखते हुए वह जानता था कि आयरन जेल का नाइट लीनिंग मून के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अन्य लोग उसके सरल व्यवहार को नाइट लीनिंग मून को भड़काने वाले के रूप में देखेंगे। नाइट लीनिंग मून द्वारा प्रशिक्षित किया गया शिष्य इतनी आसानी से कैसे पराजित हो सकता है। सिकाडा सॉन्ग ने आयरन प्रिजन को कई बार परेशान किया था कि वह इतना आवेगी न हो और कार्रवाई करने से पहले परिणामों के बारे में सोचे। दुर्भाग्य से आयरन प्रिजन सिकाडा के गाने को एक कान से अंदर जाने और दूसरे से बाहर निकलने की अनुमति देते समय केवल सिर हिलाता था। नाइट लीनिंग मून एम्प्रेस की तुलना में थोड़ी दयालु थी, लेकिन वह अच्छे स्वभाव वाली नहीं थी। जब सिकाडा सॉन्ग सोच रहा था, नाइट लीनिंग मून ने ठंडे स्वर में कहा, हे आयरन प्रिजन, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिष्यों को स्वीकार करने के लिए आपकी इतनी अधिक अपेक्षाएं हैं। आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप गार्ड ये बैंक्वेट से कोई शिष्य ढूंढ पाएंगे। रात में झुके चंद्रमा ने भौहें उठाईं और स्पष्ट रूप से संबोधित करने के बावजूद आयरन जेल की ओर नहीं देखा। वह स्पष्ट रूप से आयरन जेल का उपहास कर रही थी। नाइट लीनिंग मून ने यह नहीं सोचा था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जो बोलने से पहले सोच नहीं सकता था उसे मिडनाइट पैलेस में भी जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि वह राजपरिवार का सदस्य था और वह उसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। आयरन प्रिजन थोड़ा स्तब्ध था और उसके क्रोधी चेहरे पर एक सावधान भाव दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाइट लीनिंग मून अचानक उसे क्यों निशाना बना रहा है। आमतौर पर नाइट लीनिंग मून के बजाय मून एम्प्रेस ने ही उसे निशाना बनाया था। जब उसने नाइट लीनिंग मून को ये कहते हुए सुना कि वह गार्ड ये बैंक्वेट से एक शिष्य नहीं ढूंढ पाएगा, तो आयरन प्रिजन ने बिना ज्यादा सोचे उत्तर दिया, चूंकि मैं एक शिष्य ढूंढने का इरादा रखता हूं, इसलिए मेरे असफल होने का कोई रास्ता नहीं है। बोलते समय सिकाडा सॉन्ग की निगाहें पूरे समय आयरन प्रिजन पर टिकी रहीं। वह जानता था कि आयरन प्रिजन जानबूझकर नाइट लीनिंग मून का अपमान नहीं कर रहा था और केवल नाइट लीनिंग मून को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रदान कर रहा था। हालांकि उनकी बातें उकसाने वाली लग रही थीं। नाइट लीनिंग मून भी आयरन प्रिजन की खामियों के बारे में जानता था और आमतौर पर मून महारानी के सामने उसके लिए बोलता था। वह आमतौर पर उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन उसने हाल ही में अपने शिष्य को स्वीकार किया था। फिर भी आयरन प्रिजन उसे अक्षम बता रहा था, जैसे कि वह आसानी से हार जाएगा। आयरन जेल के लिए अपने शिष्य की हार से शिष्य प्राप्त करना घृणित था। नाइट लीनिंग मून ने अपनी भौहों को हल्का करने से पहले सोचते हुए भौहें चढ़ा लीं और कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपसे शर्त लगाना चाहूंगी। यदि कोई मेरे शिष्य को मार्शल स्टेज पर हरा देगा तो मैं तुम्हें एक मूल्यवान हथियार बनाने योग्य सामग्री उपहार में दूंगा। एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए यह आपको मेरा बधाई उपहार भी होगा। हालांकि यदि कोई भी मेरे शिष्य को हराने में सक्षम नहीं है और आप एक शिष्य खोजने में विफल रहते हैं तो आपको मुझे आपदा की घोंसले का शरीर देना होगा। हालांकि आयरन प्रिजन के पास रत्ती भर भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं थी, लेकिन अब वह जानता था कि नाइट लीनिंग मून उसे क्यों निशाना बना रहा था। अफसोस, उसे भी अपनी शान की परवाह थी। यदि वे किसी शाही दरबार की बैठक में होते तो शायद वह हार मान लेता, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के सामने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आखिरकार चंद्रमा महारानी के साथ टकराव के बाद उन्होंने हमेशा हार मान ली। दुर्भाग्य से वे अब अनुभवी और शीर्ष गुटों के इतने सारे नेताओं की उपस्थिति में थे। इस प्रकार आयरन जेल में इस समय हार मानने की क्षमता नहीं थी। हालांकि वह आपदा की घोंसले के शरीर को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। अगर वह जीत गया तो ठीक होगा, लेकिन अगर वह हार गया तो वह 6 स्टार पवित्र स्रोत जीवन रूप सामग्री खो देगा, जिसे एक बहुमूल्य हथियार बनाया जा सकता है। आयरन प्रिजन ने कहने से पहले विचार किया, दांव निष्पक्ष होनी चाहिए। चूंकि आप मुझसे आपदा की घोंसले का शरीर लेना चाहते हैं, आपको 6 सितारे पवित्र स्रोत जीवन रूप से एक सामग्री भी पेश करनी होगी। रात में झुके चंद्रमा ने उपहास किया और सिर हिलाया।
इसके साथ ही शर्त आधिकारिक हो गई। सिकाडा सॉन्ग ने आयरन प्रिजन को देखा और सोचा कि क्या वह सचमुच बेवकूफ़ था। मार्शल आर्ट स्टेज जितना प्रतिष्ठित नहीं था और नाइट लीनिंग मून निश्चित रूप से अपने शिष्य की शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये ठीक होता यदि आयरन प्रिजन शर्त की शुरुआत करने वाला होता, लेकिन इसके बजाय नाइट लीनिंग मून ने इसका सुझाव दिया होता। आयरन जेल को इस तरह के दांव को स्वीकार करने के लिए लापरवाही से निडर होना चाहिए। आयरन प्रिजन सोच रहा था कि कौन सा साथी इतना शक्तिशाली होगा कि उसकी शर्त जीतने में उसकी मदद कर सके। तभी मून एम्प्रेस ने उससे कहा, आयरन प्रिजन, चूंकि तुम जुए के मूड में हो तो मुझे भी इसमें शामिल होने दो। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त किया है। इसे हमारी शर्त के लिए दांव के रूप में उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? चंद्रमा महारानी के शब्दों ने आयरन जेल का चेहरा उतर दिया। एक अनियंत्रित पवित्र स्रोत जीवन रूप के मूल्य की तुलना मृत 6 सितारे पवित्र स्रोत जीवन रूप से नहीं की जा सकती। एक मृत पवित्र स्रोत जीवन रूप अभी भी मृत था और केवल तभी मूल्य प्रदान कर सकता था जब इसे एक अनमोल हथियार बनाया गया था। हालांकि एक अनियंत्रित पवित्र स्रोत जीवन रूप एक खाली कैनवास की तरह था और आयरन जेल ने इसे हिस्सेदारी के रूप में उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसके अतिरिक्त वह केवल अपने घमंड के कारण नाइट लीनिंग मून की शर्त पर सहमत हुआ था। इस प्रकार वह बिना किसी हिचकिचाहट के मून एम्प्रेस के दांव को अस्वीकार कर सकता था। जैसे ही आयरन प्रिजन उसे अस्वीकार करने वाला था, मून एम्प्रेस ने कहा, मुझे ये भी पता है कि आपके पास 2 दोस्त हैं जो एक निश्चित स्तर पर अटके हुए हैं। अगर मैं हार गया तो मैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं अपने संसाधनों का उपयोग करूंगा। चंद्रमा महारानी के शब्दों ने आयरन जेल को बेचैन कर दिया। हालांकि आयरन प्रिजन और मून एम्प्रेस दोनों ही राजघराने के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इतना साहसिक कुछ नहीं कहा। रेडियंस फेडरेशन में एकमात्र लोग जो ऐसे शब्द कहने के लिए पर्याप्त साहसी थे, वे थे मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनाक और शेफ सुप्रीम। बैम्बू मोनाक अब एक महिला की बुरी किस्मत के जाल में फंस गया था और अब ऐसे शब्द आत्मविश्वास से नहीं कह सकता था। आयरन जेल के स्तर पर उसके दुश्मनों को पहले से ही एक आदर्श युद्ध प्रणाली बनानी चाहिए थी। इसलिए यदि उसके 2 सबसे कमजोर शत्रु टूटकर रूपांतरित हो सके तो उसकी पूरी व्यवस्था एकजुट हो जाएगी। संभावनाएं चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, आयरन जेल इस अवसर को अस्वीकार नहीं कर सका। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 853 संघर्षण युद्ध, फे एवोल्यूशन मचेंट, सी 853 संघर्षण युद्ध। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 853 संघर्षण युद्ध। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। आयरन प्रिजन को पता था कि भले ही वह मदद के लिए मून एम्प्रेस से संपर्क करे और अपने संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन वह आमतौर पर अपने साथियों को विकसित करने में उसकी मदद करने के लिए कभी सहमत नहीं होगी। वह जितना सरल स्वभाव का था, आयरन प्रिजन जानता था कि चंद्रमा महारानी उससे नाराज थी। यह एक सौदा है। राजघराने के सदस्यों के पीछे के सभी दिग्गज और शीर्ष गुट के नेता कांप उठे। क्या ये बड़े लोगों की दुनिया थी? कितनी उबाऊ और सरल दुनिया है। आकस्मिक दांव के लिए दांव, कीमती हथियार और पवित्र स्रोत जीवन रूप जैसी चीजें बन गए। अनुभवी गुट कभी भी पवित्र स्रोत जीवन रूपों पर अपना हाथ नहीं जमा पाएंगे और शीर्ष गुटों में केवल सबसे मजबूत विशेषज्ञों के पास ही पवित्र स्रोत जीवन रूप थे। अल्पविराम। जब आयरन प्रिजन, मून एम्प्रेस और नाइट लीनिंग मून अपना दांव लगा रहे थे तो मार्शल स्टेज में भाग लेने वाले अनिश्चित शिष्य तुरंत आयरन प्रिजन के शब्दों से प्रेरित हो गए। लियू जी ने मंच पर अपने मुखौटे के नीचे थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी, क्योंकि वह जानते थे कि आयरन प्रिजन ने जो कहा था उसके कारण जल्द ही उन्हें चुनौती देने के लिए एक पागल कोलाहल शुरू हो जाएगा। हालांकि वह इस बात से घबराए नहीं थे, बल्कि अराजकता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह चाहता था। मजबूत विरोधियों का सामना करने के माध्यम से ही लियू जी अपनी शक्ति की वास्तविक सीमा का पता लगाने में सक्षम होंगे। कुछ ही समय बाद किसी ने मार्शल स्टेज पर कदम रखा। ज़ू मिंग ने तुरंत तीसरे मैच की शुरुआत की घोषणा की। मार्शल स्टेज में प्रवेश करने वाले तीसरे व्यक्ति ने लियू जी के सामने 30 क्रूर ब्लेड वर्म्स को देखा और महसूस किया कि उसने बंदूक उछाल दी है। हालांकि आयरन प्रिजन के शब्द प्रेरणा के लिए एक प्रभावी प्रेरक थे। युवक ने अपने साथियों को बुलाया। लिन युआन ने उन 3 बाघ प्रजातियों की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया जिन्हें युवक ने बुलाया था। बाघ प्रजाति के फी में ड्रैगन प्रजाति के फी के समान क्षमता थी, लेकिन विभिन्न प्रकार के ड्रैगन प्रजाति के फी की तुलना में बाघ प्रजाति के फी बहुत दुर्लभ थे। युवक द्वारा बुलाए गए 3 बाघ प्रजाति के जानवरों में से 2 फैंटेसी ब्रीड तक पहुंच गए थे और सबसे मजबूत एक डायमंड आइक फैंटेसी आई तक पहुंच गया था। ये स्पष्ट था कि वह वांगैन से कहीं अधिक मजबूत था। वास्तव में वह 3 वांगान्स को भी हराने में सक्षम होगा। तकनीकी रूप से बाघ की 3 प्रजातियां लियू जी के 30 डायमंड एक्स ब्लेड वर्म्स जितनी मजबूत थीं। ब्लेड क्वीन बी की खतरनाक जहर क्वीन बी ब्लेड वर्म्स के ग्रेड को गिरने से रोक सकती है, लेकिन प्रत्येक रूपांतरित डायमंड एक्स ब्लेड वर्म दोषरहित गुणवत्ता वाला बन जाएगा। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक डायमंड एक्स ब्लेड वर्म में प्लेटिनम 3 फैंटेसी आई की शक्ति थी। जैसे ही 3 बाघ प्रजाति के जानवरों को बुलाया गया, 30 प्लेटिनम 3 फैंटेसी आई ब्लेड वर्म्स तुरंत उनके खिलाफ भिड़ गए। डायमंड आई फैंटेसी आई बाघ प्रजाति फी निस्संदेह जो लुओ के लावा ड्रैगन छिपकली से कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि लावा ड्रैगन छिपकली एक रक्षा प्रकार का राक्षस था जो ब्लेड वर्म्स के हमलों से बचाव के लिए अपने कवच पर निर्भर था। जो लुओ इतने सारे ब्लेड वर्म्स को हराने के लिए लावा ड्रैगन छिपकली का उपयोग करने में सक्षम था, क्योंकि इसकी अटूट लौह हड्डियों की क्षमता ने इसे प्रत्येक हमले को बनाए रखने के बाद अपनी रक्षा बढ़ाने की अनुमति दी थी, और क्योंकि लिन युआन ने जो लुओ को कई अग्नि प्रकार और पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय हथियार दिए थे, युवती ग्रेड मौलिक मोती
इनसे जो लुओ को युद्ध के दौरान अपनी सहनशक्ति बढ़ाने के लिए लावा ड्रैगन छिपकली के शील्ड पुनर्जनन के माध्यम से शुद्ध मौलिक ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति मिली। बाघ प्रजाति के फीस शक्तिशाली आक्रामक प्रकार के फीस थे जिनकी रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी। हर बार जब बाघ के पंजे ब्लेड वॉर्म्स की ओर बढ़ते थे तो ब्लेड वॉर्म्स के शरीर से निकले काले ब्लेड के संपर्क में आने पर पंजे टूट जाते थे। डायमंड आई फैंटेसी आई बाघ प्रजाति के जानवरों के लिए ऐसी क्षति नगण्य थी, लेकिन ब्लेड क्वीन बी के शापित मधुमक्खी के जहर के कारण जब भी ब्लेड को नुकसान होता था तो बाघ प्रजाति के जानवरों को साइकोटॉक्सिन द्वारा शाप दिया जाता था। जैसे ही उन्होंने लड़ाई को सामने आते देखा, लियू जी ने अपना हाथ लहराया और डायमेंशनल लाइट मॉथ के शरीर से 5 और शील्ड लेडीबग्स बाहर आईं। शील्ड लेडीबग्स बाघ प्रजाति के जानवरों के हमलों के खिलाफ ब्लेड वर्म्स की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल हो गईं। हिंसक बाघ प्रजाति के जीव धीरे धीरे कीट कॉलोनी में अपनी बढ़त खो रहे थे। जब लियू जी ने ब्लेड क्वीन बी को एक गंभीर रूप से घायल ब्लेड वर्म पर डिसोल्यूशन इन्फेक्शन का उपयोग करने का निर्देश दिया जो अब लड़ नहीं सकता था, तो बाघ प्रजाति के जानवरों पर बड़ी मात्रा में साइकोटॉक्सिन का छिड़काव किया गया। साइकोटॉक्सिन के बोझ और शाप की परतों के नीचे बाघ प्रजाति के जानवरों के शरीर कमजोर होने लगे थे। जल्द ही ब्लेड वर्म्स के हमलों के तहत बाघ प्रजाति के जानवर जमीन पर गिर पड़े। जब युवक ने देखा कि उसके दुश्मन अब और नहीं लड़ सकते और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लियू जी को खतरा हो, तो उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। युवक के मार्शल स्टेज से बाहर निकलने के बाद ब्लेड वॉर्म्स में से एक मर चुका था, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे और बाकी 22 को भी नुकसान हुआ था। 5 शील्ड लेडीबग्स जो बाद में युद्ध में शामिल हुए थे उन्हें तेज पंजों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। NOVALB1N। लड़ाई के बाद लियू जी घबराए नहीं थे और ब्लेड वर्म के पीछे शांति से खड़े रहे। इस दृश्य ने मार्शल स्टेज में भाग ले रहे दिग्गज और शीर्ष गुटों के बाकी शिष्यों को उत्साहित कर दिया। डूशुओ का नेतृत्व करने वाले कुछ युवाओं ने एक दूसरे के साथ नजरें मिलाईं। वे सभी उस युद्ध के गवाह थे जो अभी अभी समाप्त हुआ था। हालांकि अनुभवी और शीर्ष गुटों के कमजोर शिष्यों में लियू जी को हराने की ताकत नहीं थी, लेकिन वे लियू जी की ब्लेड वर्म्स की कॉलोनी को नुकसान पहुंचा सकते थे। लियू जी के पालतू जानवरों की स्थिति को देखते हुए ब्लेड क्वीन मधुमक्खी द्वारा ब्लेड वर्म्स की चोटों को ठीक नहीं किया जा सका और बाद वाले को फिर से अंडे देने से पहले लंबे समय की आवश्यकता होगी। ब्लेड क्वीन मधुमक्खी के लिए अंडे के दूसरे बैच का उत्पादन करने की कोई और संभावना नहीं होगी, इसलिए ब्लेड वर्म्स को हराने के लिए संघर्षण युद्ध सबसे अच्छा विकल्प था। डूशुओ जिन युवकों का नेतृत्व कर रहे थे वे तितर बितर हो गए और विभिन्न प्रतिभागियों की ओर चल पड़े। ये युवा एक उच्च रैंक वाले शीर्ष गुट से आए थे और वे मार्शल स्टेज के अन्य प्रतिभागियों को अपने साथ सहयोग करने के लिए जल्दी से मनाने में सक्षम थे। कमजोर प्रतिभागियों के पास लियू जी को हराने का कोई मौका नहीं था, इसलिए ब्लेड वॉर्म्स को कम करने के लिए वे लोगों की सबसे अच्छी पसंद थे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 854 हाइफा टैपवर्म फे इवोल्यूशन मचेंट C 854 हाइफा टैपवर्म प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन अध्याय 854 हाइफा टैपवर्म मजबूत प्रतिभागी लियू जी पर जीत का दावा करने के लिए किसी भी समय चुनौती देने में सक्षम होंगे। उन्हें समझाना आसान था क्योंकि सभी मजबूत युवा शिष्य राजपरिवार के किसी सदस्य के शिष्य बनना चाहते थे। अधिकांश कमजोर शिष्य अनुभवी गुटों से थे और उन्हें तब तक आश्वस्त किया जा सकता था जब तक कि उन्हें जीत की स्थिति बनाने के लिए पर्याप्त लाभ का वादा किया गया था। जब जुओ मिंग ने यह देखा तो वे अप्रसन्न दिखे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि वे स्पष्ट रूप से लियू जी पर गिरोह बना रहे थे, जैसे कि गेमर्स का एक समूह एक गेम में बॉस को हराने के लिए कैसे टीम बनाएगा, ऐसी हरकतें मार्शल स्टेज के नियमों के खिलाफ नहीं थीं। चीफ गार्डिये के बाएं हाथ के प्रबंधक के रूप में जुओ मिंग में वह सहनशीलता थी जो उनके पद के अनुरूप थी। वह अन्य शिष्यों के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वे लियू जी पर गिरोह बना रहे थे। जल्द ही अनुभवी गुटों के शिष्य जो बाढ़ पर थे उन्होंने एक एक करके साहस जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने मार्शल स्टेज पर कदम रखा। लियू जी ने ब्लेड क्वीन बी को जमीन पर मौजूद ब्लेड वर्म्स पर मर्सीफुल क्राई और डिसोल्यूशन इन्फेक्शन का उपयोग करने का आदेश दिया, जो मरे नहीं थे लेकिन अपनी सारी लड़ने की शक्ति खो चुके थे। आमतौर पर लियू जी को प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगभग 3 से 4 ब्लेड वर्म्स का उपयोग करना होगा। अब जब उसे विरोधियों की एक अंतहीन धारा का सामना करना पड़ा तो ब्लेड वर्म्स की संख्या में तेजी से गिरावट आई और देखने वाले प्रतिभागियों की आंखें चमक उठीं। हालांकि इसने लियू जी को जरा भी बाधा नहीं पहुंचाई। जब तक उसने 8वें लड़ाकू को हराया तब तक सभी 30 ब्लेड वर्म मर चुके थे। ब्लेड वॉर्म्स की लाशें मार्शल स्टेज पर बिखरी हुई थीं और इसे एक क्रूर नरसंहार के दृश्य जैसा बना दिया था। जब 9वें चैलेंजर ने मार्शल स्टेज पर कदम रखा तो लियू जी ने अंगूठा ऊपर उठाया और उसके पैरों के पास एक काली गेंद दिखाई दी। NOVALBIN गेंद ऐसी लग रही थी जैसे यह एक लंबे कीड़े से बनी हो जो इस समय क्रमाकुचन में था। इससे उन प्रतिभागियों को झटका लगा जिन्होंने अभी अभी मार्शल स्टेज में प्रवेश किया था और अनुभवी गुटों के आशावान शिष्यों के दिल बैठ गए। जब जुओ मिंग ने लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की तो लियू जी ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए काली गेंद से कहा, फ्लूइड हाइफा, लॉन्ग बॉडी स्प्लिट, डिजनरेशन कंट्रोल और क्षयकारी बैक्टीरिया का उपयोग करें। लियू जी ने लगातार 4 आदेश जारी किए और काली गेंद ने तुरंत बड़ी मात्रा में बैंगनी तरल पदार्थ उगल दिया। चिपचिपा बैंगनी तरल पदार्थ एक जीवित प्राणी की तरह था जो अंतहीन रूप से फैलने में सक्षम प्रतीत होता था। 1 सेकंड में बैंगनी तरल पदार्थ ने पूरे मार्शल स्टेज को कवर कर लिया। जल्द ही पतली चिपचिपी परत से असंख्य छोटे छोटे काले धागे उगाए। काले धागे रोएदार नसों की तरह थे जो बैंगनी चिपचिपे तरल पदार्थ को चारों ओर ले जाते थे।
जबकि बैंगनी चिपचिपा तरल पदार्थ खींच रहा था और फैल रहा था, इसने मृत ब्लेड वर्म्स और शील्ड लेडीबग्स को ढक दिया। 30 मृत ब्लेड वर्म्स और शील्ड लेडीबग्स को चिपचिपा तरल पदार्थ से ढकने के बाद तुरंत बदलना शुरू हो गया और काले धागे मृत ब्लेड वर्म्स और शील्ड लेडीबग्स के शरीर में घुस गए। एक क्षण बाद ब्लेड वर्म्स और शील्ड लेडीबग्स के शरीर पर चिपचिपे बैंगनी तरल पदार्थ और काले धागों से बना एक कवच उगाया। कवच ने शवों को काफी बड़ा बना दिया। इसके बाद कवच पर काले बुलबुले उगाए और फूटने पर उन्होंने तरल पदार्थ बनाया जो छोटे फूलों की तरह दिखता था और क्षय की दुर्गंध छोड़ रहा था। उस पल में लियू जी के पैरों से छटपटाती हुई काली गेंद गायब हो गई, जबकि 30 ब्लेड वर्म्स और 5 शील्ड लेडीबग्स धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए और लियू जी के सामने अपनी सैन्य जैसी लाइन को फिर से शुरू कर दिया। ये भयानक और विभत्स दिखने वाले ब्लेड वर्म्स और शील्ड लेडीबग्स अब जीवित रहने की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। ऐसे में लियू जी के प्रतिद्वंद्वी के पास कीट कॉलोनी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का समय भी नहीं था और कुछ ही मिनटों में मार्शल स्टेज से बाहर कर दिया गया। जिस चुनौती देने वाले को अभी अभी मार्शल स्टेज से बाहर निकाला गया था, उसकी स्थिति दयनीय थी। बड़े भयानक ड्रैगन प्रजाति के फी के शरीर पर मुश्किल से मांस का एक टुकड़ा भी बचा था और ब्लेड से बने घाव सड़ रहे थे। मानक स्पिरिट गार्ड मास्क पहनने वाले 2 उपचार प्रकार के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को क्षयकारी भयानक ड्रैगन प्रजाति फी को ठीक करने में कामयाब होने में थोड़ा समय लगा। उस समय डू शुओ, जो लियू जी के विरोधियों के केंद्र में था, ने कहा, यह हाइफा टैपवर्म है। डू शुओ के शब्दों ने सभी चुनौती देने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अनुभवी और शीर्ष गुट के सभी शिष्य जानते थे कि हाइफा टैपवर्म किस प्रकार का जीव है। अब हाइफा टैपवर्म के क्रियाशील होने से युद्ध समाप्ति योजना एक मजाक बनकर रह गई है। लिन युआन ने हाइफा टैपवर्म की जांच के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे का नाम हाइफा टैपवर्म। फी प्रजाति हुक्ड माउथ प्रजाति राउंडवॉर्म प्रजाति। फे ग्रेट डायमंड 10/10। फी प्रकार कीट अंधेरा। फे गुणवत्ता किंवदंती। क्षमताएं द्रव हाइफा एक चिपचिपा तरल पदार्थ उत्पन्न होगा जो एक क्षेत्र को कवर कर सकता है। चिपचिपे तरल पदार्थ में मौजूद बैक्टीरिया जल्दी से टूटकर हाइफा का जाल बना देंगे। लॉन बॉडी स्प्लिट हाइफा टैपवर्म द्रव हाइफा में सुरंग बना लेगा और खुद को विभाजित करना शुरू कर देगा। प्रत्येक विभाजित खंड को किसी भी छोटे कीट में लगाया जा सकता है। पतन नियंत्रण जीवाणु संक्रमण के कारण मृत मांस बैक्टीरिया की जेबों में ढका होगा जिसमें खतरनाक जहर होता है। जब बैक्टीरिया एक विकृत सतह को ढक लेता है तो विभाजित वर्गों से बने टैपवर्म इसे नियंत्रित करने के लिए मृत मेजबान में प्रवेश कर सकते हैं। क्षयकारी बैक्टीरिया हेरफेर किए जा रहे मेजबानों के शरीर मजबूत संक्षारक बैक्टीरिया से ढके होंगे जो स्वस्थ मांस की कोशिकाओं में फैल जाएंगे, जिनके संपर्क में यह आएगा और स्वस्थ मांस की कोशिकाओं को क्षय करना शुरू कर देगा। डिजेनरेटिंग बॉडी इंटीग्रेशन जब एक डिजेनरेटिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो पैदा होने वाली लेडीबिग्स बैक्टीरिया को खिलाने और एकीकृत करने के लिए पोषक तत्वों के रूप में अपने शरीर का त्याग कर देंगी। कटे हुए खंडों से उत्पन्न टैपवर्म विकृत शरीर को नियंत्रित करेंगे। डबल परजीवी जब अन्य परजीवी प्रकार के जीवन रूपों और कीड़ों की उपस्थिति में परजीवी प्रकार के जीवन रूप की शक्ति को बढ़ाने के लिए विभाजित वर्गों से बने पतित शरीर बैक्टीरिया और टैपवर्म का त्याग किया जा सकता है। यदि परजीवी प्रकार का जीवन रूप घायल हो जाता है तो वह स्वयं को ठीक करने के लिए बलिदान की गई संस्थाओं से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। विशिष्ट कौशल शरीर का खराब प्रजनन बैक्टीरिया खराब हो रहे शरीर में प्रजनन और लिंग कोशिकाओं को बदल देगा ताकि खराब हो रहे शरीर को अपने वर्गों को विभाजित करके नए प्राणियों का उत्पादन करने की अनुमति मिल सके। लिन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्हें लगा कि लियू जी को अभी भी हाइफा टैपवर्म की असली शक्ति का प्रदर्शन करना बाकी है। लियू जी ने मार्शल स्टेज से नीचे देखा और तेज आवाज में बोले, रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 855 युद्ध से पीछे हटना फे इवोल्यूशन मचेंट सी 855 युद्ध से पीछे हटना प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन अध्याय 855 युद्ध से पीछे हटना अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो अगली लड़ाई में मेरी आत्मा शामिल होगी और मैं अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। एक बार जब आप चपेट में आ जाते हैं तो इलाज के बाद भी आपको पीड़ा ही झेलनी पड़ेगी। लियू जी के कंधे पर एक फी की छाया दिखाई दी। फूल जैसी छाया ने एक सुंदर छोटे ऑर्किड के आकार की प्रार्थना करने वाली मंटिस का निर्माण किया। जब सुंदर छोटी प्रार्थना करने वाली मंटिस प्रकट हुई तो मार्शल स्टेज के अन्य प्रतिभागियों के चेहरे उतर गए। लियू जी ने अपनी लड़ाई के दौरान पहले ही 3 कार्सिनोमा फे को बुला लिया था, डायमेंशनल लाइट माउथ, ब्लेड क्वीन बी और हाइफा टैपवर्म। हालांकि पहले के टकराव से भीड़ को पहले से ही पता था कि हाइफा टैपवर्म वास्तव में चौथा कार्सिनोमा था जिसे लियू जी ने प्रकट किया था। टकराव के दौरान लियू जी ने डेड सोल दानव कीट का खुलासा किया था, लेकिन अब तक लड़ाई के दौरान उन्होंने इसे बुलाना बाकी था। डेड सोल डेमन कीट के हमलों ने मुख्य रूप से आत्माओं को निशाना बनाया, इसलिए इसके हमलों से बचाव करना बेहद मुश्किल था। हर कोई आत्मा की चोट के दर्द को सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार चुनौती देने वाले जो संघर्ष की लड़ाई शुरू करने वाले थे वे अब पीछे हटना चाहते थे। हाइफा टैपवर्म की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि लियू जी को हराने के लिए संघर्ष की रणनीति का प्रयास करना बेकार होगा। चुनौती देने वालों ने अपनी शक्तियों का आकलन किया और निर्धारित किया कि पुनर्जीवित कीट कॉलोनी को हराना उनके लिए एक संघर्ष होगा। इसके अलावा वे नहीं जानते थे कि क्या लियू जी में अभी भी अन्य कार्सिनोमा रोग है जिन्हें उन्हें अभी तक बुलाना है। मार्शल स्टेज के शेष चुनौती देने वालों की नजरें गंभीर थीं, जबकि जिन शिष्यों ने मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने की योजना बनाई थी उनकी आंखों में भी आश्चर्य था। मार्शल स्टेज के प्रतिभागी अधिकतर क्रिएशन मास्टर्स नहीं थे, जो थे वे केवल कक्षा 2 के थे।
उनके लिए डायमंड एक्स लीजेंड हाइफा टैपवर्म की जांच करने के लिए उस स्तर की शक्ति का उपयोग करना मुश्किल होगा। इस बीच मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने वाले क्रिएशन मास्टर्स सभी कक्षा 3 और उससे ऊपर के थे। इस प्रकार वे हाइफा टैपवर्म की क्षमताओं और विशिष्ट कौशल की जांच करने में सक्षम थे। उन्होंने महसूस किया कि पारस्परिक रूप से सहायक संबंध बनाने के लिए हाइफा टैपवर्म की क्षमताओं का उपयोग डेड सोल डेमन कीट के साथ मिलकर किया जा सकता है। डेड सोल डेमन कीट वर्तमान में ऑर्किड पेटल नाइफ मैंटिस को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन डेड सोल डेमन कीट ने अभी तक खुद को ऑर्किड पेटल नाइफ मैंटिस के शरीर से नहीं जोड़ा था। दूसरे शब्दों में ऑर्किड पेटल नाइफ मैंटिस का शरीर डेड सोल डेमन कीट के लिए कपड़ों का एक सेट मात्र था जिसे किसी भी समय बदला जा सकता था। हाइफा टैपवर्म के डबल परजीवी ने डेड सोल दानव कीट को बैक्टीरिया से संक्रमित किसी भी ब्लेड वर्म या शील्ड लेडीबग में खुद को प्रत्यारोपित करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त डेड सोल दानव कीट के परजीवी मृत आत्मा बीज ने डेड सोल दानव कीट को कीट कॉलोनी में हर कीट के माध्यम से जाने की अनुमति दी। युद्ध के दौरान किसी भी संघर्ष के दौरान डेड सोल डेमन कीट किसी भी समय किसी लक्ष्य पर हमला कर उसकी आत्मा को चूसने में सक्षम होगा। इसके अलावा डेड सोल दानव कीट की विस्फोटक डेड सोल गोलियों से बचाव का कोई रास्ता नहीं था। भले ही विस्फोट से होने वाले नुकसान से बचाव किया जा सके, ये संभावना थी कि प्रतिद्वंद्वी फी या यहाँ तक कि स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के दिमाग में एक आत्मा बीज प्रत्यारोपित किया जा सकता है। चूंकि डेड सोल डेमन कीट एक कार्सिनोमाफी था, इसलिए आतंक पैदा करने की इसकी क्षमता का उपहास नहीं किया जा सकता था। एक बार आत्मा का बीज मस्तिष्क में प्रत्यारोपित हो जाने पर जीव का जीवन मृत आत्मा दानव कीट के हाथों में होगा। मियाओ जुओ के पास अपनी आत्मा की रक्षा के लिए एक वस्तु हो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को चूसने के लिए डेड सोल डेमन कीट के काटने से बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। स्पष्ट रूप से मृत आत्मा दानव कीट की आत्माओं पर एक शक्तिशाली पकड़ थी। कोई भी चुनौती देने वाला मियाओ जुओ जैसी घायल आत्मा के साथ अंत नहीं करना चाहता था। स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के अलावा जिन्होंने स्वीकार किया कि वे लियू जी की कीट कॉलोनी को नहीं हरा सकते, यहाँ तक कि जिनके पास लियू जी के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी, उनके पास अपनी आत्माओं की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं था। इस प्रकार उनकी सारी प्रेरणा नष्ट हो गई और वे निराशा में डूब गए। मार्शल स्टेज छोड़ने के बाद गाओ फैंग लिन युआन के पक्ष में चले गए। जब उन्होंने लियू जी की तेजी से मजबूत कीट कॉलोनी देखी तो उन्होंने लिन युआन के कंधे को थपथपाया और कहा, लिन युआन, यंग लीच बहुत शक्तिशाली है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई उसे हरा सकेगा। NOVALBIN। जैसे ही उसने गाओ फैंग के आश्चर्य भरे स्वर को सुना, लिन युआन मुस्कुराया। वह लियू जी की बढ़ती शक्ति से खुश थे। लिन युआन को पता था कि लियू जी के नियंत्रण में 8 कार्सिनोमाफे थे और उन्होंने उनमें से आधे को पहले ही बुला लिया था। लियू जी ने लड़ाई की शुरुआत से ही कीटरानी की क्षमताओं को सील कर दिया था और इसे डायमेंशनल लाइट मौत के शरीर में छिपा दिया था। उन्होंने ब्लेड वर्म्स के लिए ब्लेड क्वीन बी के मेजबान के रूप में कार्य करने के लिए कीटरानी को केवल 30 शील्ड लेडीबग्स का उत्पादन करने का निर्देश दिया था। बाद में उन्होंने ब्लेड वर्म्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कीटरानी को 5 शील्ड लेडीबग्स का उत्पादन करने का निर्देश दिया था। यदि लियू जी ने कीटरानी को जारी किया और इसे हाइपर टैपवर्म और डेड सोल दानव कीट के साथ मिलकर इस्तेमाल किया तो उसकी शक्ति अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएगी, भले ही ब्लेड रानी मधुमक्खी या अंडे का उत्पादन नहीं कर सके। कीटरानी डायमंड एक्स फैंटेसी तक पहुंच गई थी और उसके द्वारा उत्पादित प्रत्येक कीट प्रकार का दर डायमंड एक्स फ्लॉलेस होगा। डायमंड एक्स फ्लॉलेस कीड़ों के समुद्र का विचार ही भयावह था। हालांकि लिन युआन गाओ फैंग की बात से सहमत नहीं हो सके। लियू जी जितना मजबूत था वह अजेय स्तर पर नहीं था। यदि लिन युआन ने मार्शल स्टेज पर कदम रखा तो स्पिरिट एसेंस विस्फोट का एक विस्फोट लियू जी की कीट कॉलोनी को नष्ट कर देगा। लिन युआन द्वारा स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन के उपयोग में केवल थोड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई का उपयोग किया गया और बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया गया। आत्मा पर डेड सोल दानव कीट के हमले लिन युआन पर भी बेकार होंगे क्योंकि उसने एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध किया था। पवित्र स्रोत जीवन रूप, जिन्होंने स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के साथ मज्जा अनुबंध बनाया था, आमतौर पर स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की आत्मा में रहते थे और आत्मा के लिए रक्षा की सबसे अच्छी दीवार के रूप में काम करते थे। इसके अलावा लिन युआन के पास मिथक 3 खतरनाक जहर कानून भी था जो हाइफा टैपवर्म के क्षयकारी बैक्टीरिया का पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था। लियू जी ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं की थी और लिन युआन को नहीं पता था कि लियू जी का पवित्र स्रोत जीवन रूप कितना मजबूत था। ये निर्धारित करने के लिए कि लियू जी और लिन युआन के बीच कौन जीतेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या लियू जी लिन युआन के गुप्त हथियार डार्क डेथ वर्ल्ड के नाइट क्रो विदर अटैक को संभालने में सक्षम थे। जबकि गाओ फैंग लियू जी की शक्ति से आश्चर्यचकित थे, उन्होंने अन्य चुनौती देने वालों की प्रतिक्रियाओं को देखा। अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 856 50 समर्पण। फे एवोल्यूशन मचेंट सी 856 50 समर्पण। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 856 50 समर्पण। यदि लियू जी जीतना जारी रखते हैं और मार्शल स्टेज के अंतिम विजेता के रूप में उभरे तो गाओ फैंग अपनी एक जीत के साथ दूसरा स्थान हासिल करने में सक्षम होंगे। गाओ फैंग खुशी से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। बिना लड़े मार्शल स्टेज को चुनौती देने का मौका छोड़ना असंभव था। अन्यथा गाओ फैंग शुरुआत में इतना घबराए हुए नहीं होते। 10वें चैलेंजर ने मार्शल स्टेज पर एक कदम बढ़ाया और बिना किसी प्रतिद्वंद्वी को बुलाए आत्मसमर्पण कर दिया। हार स्वीकार करने के बाद 10वें चुनौतीकर्ता ने उत्सुकता से लियू जी की ओर देखा, जैसे कि उसे डर था कि लियू जी आत्मसमर्पण के लिए सहमत नहीं होंगे। लियू जी क्रूर व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
एक बार जब पहले चुनौती देने वाले ने हार मान ली तो चुनौती देने वालों की एक श्रृंखला भी आत्मसमर्पण करने के लिए मंच पर चढ़ने लगी। मार्शल स्टेज में अनुभवी एवं शीर्ष गुटों के कुल 75 शिष्य भाग ले रहे थे। आत्मसमर्पण की लहर के बाद 10 से भी कम चुनौती देने वाले बचे थे। जो लोग बचे थे उनमें डूशुओ भी था, जिसने लियू जी का अपमान किया था, लेकिन अंत में लियू जी ने उसे बचा लिया। डूशुओ शेष चुनौती देने वालों के प्रमुख की तरह थे। डूशुओ ने मंच पर लियू जी को देखते हुए एक गहरी सांस ली और मार्शल स्टेज पर चले गए। जब जुओ मिंग ने डूशुओ को मंच पर कदम रखते देखा तो उन्होंने मजाक उड़ाया और घोषणा की, मार्शल स्टेज की 61वीं लड़ाई शुरू होगी। लियू जी को पिछले 50 मैचों से मांसपेशियों को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने जो कुछ किया वह चुनौती देने वालों के आत्मसमर्पण के प्रति सहमति में सिर हिलाना था। इससे लियू जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक मूर्ख व्यक्ति की तरह मंच पर खड़ा था। जब लियू जी ने अपने वर्तमान प्रतिद्वंद्वी को देखा तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह न केवल इस प्रतिद्वंद्वी को जानते थे बल्कि उनका उससे पहले भी टकराव हो चुका था। लियू जी जितने अच्छे स्वभाव के थे और भले ही उन्होंने जुओ मिंग को डूशुओ के साथ कुछ भी न करने के लिए कहा था, फिर भी लियू जी के मन में डूशुओ के बारे में बुरी धारणा बनी हुई थी। जैसे ही वह अपनी कीट कॉलोनी को हमला करने का निर्देश देने वाला था, डूशुओ मार्शल स्टेज पर चिल्लाया, यंग लीज कृपया अपना हाथ पकड़ो। मैं इस अवसर पर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मुझे अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए था और आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। आप इतने दयालु थे कि आपने मुझे माफ़ कर दिया और मेरे अपराध के लिए मुझे दंडित नहीं किया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मेरे लिए आपसे माफ़ी मांगना जरूरी है। डूशुओ ने पूरे समय अपना धनुष बनाए रखा और बोलने के बाद ही अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में ईमानदारी के भाव थे। वह वास्तव में आभारी था कि लियू जी ने उसे दंडित न करने का फैसला किया था, अन्यथा उसे पहले ही मिडनाइट पैलेस से बाहर निकाल दिया गया होता। इसके अलावा डूशुओ को यह भी पता था कि मिडनाइट पैलेस के बाहर टकराव कई दिग्गजों और शीर्ष गुटों के सामने हुआ था। इस घटना को छुपाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था और अंततः उसके बुजुर्गों को पता चल गया कि उसने चीफ गार्ड ये के शिष्य के खिलाफ बिना सोचे समझे बात की थी। अपने बड़ों को उसकी गलती के बारे में पता चलने पर सजा मिलने का इंतजार करने के बजाय उसके लिए बेहतर था कि वह इसे अभी स्वीकार कर ले और पूरी घटना की जिम्मेदारी ले, ताकि फेंग ही को फंसाया न जाए। यदि वह लियू जी की क्षमा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था तो फने स्टोन मेटल में लौटने पर उसकी सजा हल्की होगी। डूशुओ ने जो कहा उसे सुनने के बाद लियू जी का नकाबपोश चेहरा शांत हो गया। कोई बात नहीं, मैंने इस मामले को दिल पर नहीं लिया और माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमें बातचीत करने के और अधिक अवसर मिलेंगे। डूशुओ ने अपनी मूर्ति भींच ली और लियू जी की ओर कृतज्ञता से देखा। लियू जी के शब्दों से यह स्पष्ट था कि लियू जी को टकराव के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए ऐसा लगा जैसे टकराव कभी हुआ ही नहीं था। मूलतः डूशुओ को घर लौटने पर अपने बड़ों से दंड पाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लियू जी के अंतिम शब्द एक जैतून शाखा थे, जिसका अर्थ दुश्मनों से दोस्तों में बदलने की उनकी आशा व्यक्त करना था। हालांकि डूशुओ को पता था कि 10 शीर्ष गुटों में से एक का मुख्य सदस्य होने के बावजूद उनकी स्थिति लियू जी से काफी नीचे थी। डूशुओ ने लियू जी की उदारता की प्रशंसा की और उन्होंने सोचा कि कैसे वह लियू जी पर गिरोह बनाने के लिए युद्ध की रणनीति के साथ आए थे। यंग लीज, मैं आपकी ब्लेड वर्म कॉलोनी पर हमला करने और उनकी संख्या को कम करने के लिए एट्रिशन बैटल रणनीति का उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कीट कॉलोनी केवल मजबूत होगी, डूशुओ ने अजीब तरीके से कहा। लियू जी ने एक उदासीन मुस्कान दी। संघर्षण युद्ध के बिना वह अपनी युद्ध संरचना उतनी आसानी से नहीं बना पाता जितनी उसने बनाई थी। जुओ मिंग उस समय नाराज हो गए थे जब उन्होंने देखा कि डूशुओ और उनके साथी अन्य चुनौती देने वालों को लियू जी के खिलाफ युद्ध की रणनीति का उपयोग करने के लिए मना रहे थे। हालांकि जुओ मिंग को उम्मीद नहीं थी कि डूशुओ इतने ईमानदार होंगे कि लियू जी को युद्ध की रणनीति के बारे में बता सकें। इससे जुओ मिंग द्वारा डूशुओ को देखने का तरीका थोड़ा बदल गया। उस समय जुओ मिंग ने गुलैन को आर्ट स्टेज के स्थान की ओर जाने वाले लंबे गलियारे से बाहर निकलते देखा। जुओ मिंग पूरी तरह से चकित था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि कला मंच कितना कठिन था, क्योंकि उसने परीक्षण किए जा रहे प्रत्येक विषय की जांच कर ली थी। विषय कठिन होने चाहिए थे ताकि क्रिएशन मास्टर्स के समग्र कौशल का परीक्षण किया जा सके और कोई भी प्रश्न आसानी से पूरा नहीं किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कला चरण और मार्शल चरण एक ही समय में समाप्त हो, कला मंच के विषयों के लिए बड़ी अंतिम उत्पादन मात्रा की भी आवश्यकता थी। मार्शल स्टेज खत्म होने वाली थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू जी मार्शल स्टेज में प्रवेश करने वाले दूसरे व्यक्ति थे और तब से इस पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। इसके अलावा चुनौती देने वालों में से 50 ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया था और मार्शल स्टेज शुरू हुए केवल आधा घंटा ही हुआ था। इसका मतलब यह था कि गुलैन को कला मंच के लिए अपना विषय पूरा करने में केवल आधा घंटा लगा था। ये गति अकल्पनीय थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुलैन लॉर्ड बैम्बू मोनाक का शिष्य था। गुलैन को कला चरण को पहले पूरा करते देख बांस सम्राट को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। बहरहाल बैम्बू मोनाक को अब भी लगा कि यह शर्म की बात है कि गुलैन मार्शल आर्ट स्टेज में भाग नहीं ले रहा था। बैम्बू मोनाक वह था जिसने मार्शल आर्ट स्टेज के लिए नियम निर्धारित किए थे और उसने इसे इसलिए बनाया था ताकि यह उसके शिष्य की हमलों की लहरों से लड़ने की युद्ध शैली के लिए उपयुक्त हो। गुलैन ने जोंगजे के लिए रास्ता बनाया। जब उसने देखा कि जोंगजी मार्शल स्टेज को तीव्रता से घूर रहा था तो गुलैन मदद नहीं कर सका, लेकिन जोंगजेड के आधे कवच पर दस्तक दे सका। गुलैन ने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि उसकी दस्तक ने जोंगजी को उसकी समाधि से बिल्कुल भी नहीं जगाया है। हालांकि जोंगजी मजबूत था, उसकी लड़ाई की कट्टरता भविष्य में उसके लिए नुकसानदायक हो सकती थी। गुलैन जानता था कि वह जोंगजेड के व्यक्तित्व को बदलने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उसे वास्तव में उम्मीद थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो सामने आ सकता है।
अन्यथा आवेगी ज़ोंगजी कभी भी एक टीम में काम नहीं कर पाएगा और कभी रेडियंस दूत नहीं बन पाएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 857 अंतिम युद्ध। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 857 अंतिम लड़ाई। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 857 अंतिम लड़ाई। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। सभी ने देखा था कि गुलैंग आज स्टेज पूरा करने के बाद वापस आ गया था। मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने वाले अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों ने गुलैंग को देखकर राहत की सांस ली। आज स्टेज में गुलैंग की भागीदारी उस स्टेज के अन्य प्रतिभागियों के लिए बुरी खबर थी, लेकिन मार्शल आर्ट स्टेज के प्रतिभागियों के लिए एक आशीर्वाद थी। लिन युआन ने गुलैंग की ओर देखा और सोचा, लॉन्ग ताओ को भी जल्द ही बाहर होना चाहिए। जब वे बातें कर रहे थे, लॉन्ग ताओ ने लिन युआन को बताया था कि क्रिएशन मास्टर के रूप में उसका गुप्त हथियार क्या है। ये ड्रैगन गैलथरी लीफ कीट था, जिससे वह तब संक्रमित हुआ था जब वह छोटा था। ड्रैगन प्रजाति फे के पित्ताशय का उपभोग करने के बाद ड्रैगन गैलथरी लीफ तेल का स्राव करेगा, जो स्पिरिट द्रव मिश्रण की गति को बढ़ा सकता है लेकिन आध्यात्मिक अवयवों की एकरूपता को नहीं बढ़ा सकता है। ऐसी प्रतियोगिताओं में ड्रैगन गैलथरी लीफ कीट एक बड़ी संपत्ति थी। लॉन्ग ताओ पहले से ही एक शीर्ष क्लास 3 क्रिएशन मास्टर था, लेकिन वह ड्रैगन गैलथरी लीफ कीट के साथ भी गुलैंग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। ये स्पष्ट था कि गुलैंग कितना मजबूत था। यह इस बात का प्रमाण था कि क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स किस स्तर पर थे। लिन युआन को अपने कंधों पर दबाव का एक पत्थर महसूस हुआ जब उसे याद आया कि वह बाद में ज़ोंगजी की क्रिएशन मास्टर शक्तियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था। वह जानता था कि उसकी क्रिएशन मास्टर शक्तियों को देखते हुए वह एक क्रिएशन मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, भले ही जीनियस उसे विभिन्न तरीकों से मदद करे। ऐसे में उसे बस ये देखने के लिए अपनी किस्मत आजमानी होगी कि क्या वह ऐसा विषय चुन पाएगा जो उसके लिए उपयुक्त हो। डू शुओ ने पहले ही मार्शल स्टेज पर अपने दुश्मनों को बुला लिया था, जो डायमंड 7 फैंटेसी 2 रेडियम सीलान और डायमंड 3 फैंटेसी आई ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश थे। डू शुओ ने निश्चित रूप से 2 से अधिक फी को अनुबंधित किया था, लेकिन डायमंड ग्रेड से नीचे का कोई भी फी तुरंत हाइफा टैपवर्म द्वारा छोड़े गए चिपचिपे तरल पदार्थ से संक्रमित हो जाएगा। लिन युआन ने रेडियम सीलान और ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया और तुरंत जान लिया कि डू शुओ में लड़ाई में लियू जी को लेने का साहस क्यों था। डू शुओ ने ग्रेड प्राप्त करने के लिए स्टारलाइट इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग का भी उपयोग किया था, क्योंकि उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनना असंभव था। रेडियम सीलान अपने नाम के अनुरूप रहता था और अपना दिन रेडियम खाकर बिताता था, जिसे मिड ब्रीड के दुश्मन भी खरोंच नहीं सकते थे। अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेडियम को अवशोषित करने में काफी समय लगा। हालांकि रेडियम सीलान एक शक्तिशाली आक्रामक प्रकार का जानवर था, लेकिन इसकी त्वचा पर रेडियम की एक हल्की परत थी जो इसे उसी श्रेणी के अन्य जानवरों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। लिन युआन ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश से अधिक परिचित थे। यदि ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश मिड ब्रीड में विकसित हो सकती है और अपनी प्राचीन वेल रक्तरेखा को अनलॉक कर सकती है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह जेड ग्रे वेल में विकसित हो सकती है। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर 3 कानून जेड ग्रे वेल से आए थे। डायमंड 7 फैंटेसी 2 रेडियम सीलान निस्संदेह डायमंड 3 फैंटेसी 2 ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश से अधिक मजबूत था। हालांकि डू शुओ ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश के विशेष कौशल पर निर्भर होंगे। जल की सुरक्षा अपने सींग की बलि देकर भीतर की रक्तरेखा की शक्ति जल तत्वों को एक सुरक्षात्मक परत बनाने के लिए बुला सकती है, जो आध्यात्मिक और आध्यात्मिक हमलों से लक्ष्य की रक्षा करेगी। जब जल संरक्षण प्रभावी था, डू शुओ को डेड सोल दानव कीट के खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह कीट कॉलोनी के खिलाफ लड़ने के लिए क्रूर ताकत का उपयोग कर सकता था। जब लिन युआन जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग कर रहा था, तो डू शुओ ने जोर से आदेश दिया, ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश वाटर प्रोटेक्शन का उपयोग करें। थोड़ा भूरा ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश समुद्र के रंग में बदल गया और उसका बड़ा सींग गहरे भूरे से चमकीले सुनहरे रंग में बदल गया। सींग के चारों ओर 2 सोने और नीले ढाल दिखाई दिए और एक ढाल ने रेडियम सीलान को कवर करने के लिए उड़ान भरी जो कीट कॉलोनी की ओर बढ़ रहा था, जबकि दूसरे ढाल ने ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश और डू शुओ को आश्रय दिया। ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश ने पानी की सुरक्षा को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किया और डू शुओ ने लड़ाई के दौरान रेडियम सीलान को निर्देश देना शुरू कर दिया। उसी समय ऑर्किड पेटल नाइफ मंटिस, जो शुरू में लियू जी के कंधे पर था, उसकी हथेली पर आ गिरा। डेड सोल डेमन कीट एक आत्मा की छाया में बदल गया और ऑर्किड पेटल नाइफ मेंटिस के शरीर से बिना किसी निशान के गायब हो गया और ब्लेड वर्म्स या शील्ड लेडीबग्स में से किसी एक में चला गया। लियू जी ने थम्स अप दिया और डायमेंशनल लाइट मॉथ से कहा, डायमेंशनल लाइट मॉथ, अपने पेट में मौजूद सभी शील्ड लेडीबग्स को बाहर निकाल दो। डायमेंशनल लाइट मॉथ ने ब्लेड वर्म्स और शील्ड लेडीबग्स के सामने उड़ान भरी और 10 शील्ड लेडीबग्स को छोड़ने से पहले एक बार अपना पेट सिकोड़ लिया। डायमेंशनल लाइट मॉथ ने अपने पेट को कुल मिलाकर 10 बार सिकोड़ लिया और 100 शील्ड लेडीबग्स ने तुरंत चार्जिंग रेडियम सीलान को घेर लिया, जिससे उसके कदम रुक गए। इस विकास ने डू शुओ को स्तब्ध कर दिया, जिन्होंने महसूस किया कि कीट कॉलोनी का उपयोग करके बचाव का यह तरीका परिचित लग रहा था। अब कुल 135 शील्ड लेडीबग्स थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये शील्ड लेडीबग्स कहाँ से आईं। हालांकि लियू जी क्रिएशन मास्टर नहीं थे और यह नहीं जानते थे कि जल संरक्षण कैसे काम करता है, उन्होंने पहले ही डेड सोल दानव कीट का उपयोग करके रेडियम सीलान पर घात लगाकर हमला कर दिया था। रेडियम सीलान की सुरक्षात्मक परत के कारण घात सफल नहीं हो सका। जब लियू जी ने यह देखा तो वह निराश हो गए। यदि डेड सोल दानव कीट का हमला असफल रहा, तो लियू जी को डू शुओ को हराने के लिए अधिक कीट प्रजाति कार्सिनोमाफे या यहाँ तक कि कीट रानी को बुलाना होगा। लेकिन अपने प्रचुर युद्ध अनुभव के साथ लियू जी ने देखा कि ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश के सींग का एक छोटा सा हिस्सा पाउडर में बदल गया था।
लियू जी अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराए और कीट कॉलोनी को अंतिम आदेश जारी करने से पहले अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। हाइफा टैप 1 डबल पैरासाइट का उपयोग करें। डेड सोल डेमन कीट, डेमन सोल ट्रेनिंग और एक्सप्लोडिंग डेड सोल बुलेट्स का उपयोग करें। लियू जी द्वारा अपना आदेश जारी करने के बाद ब्लेड वर्म के शरीर में से एक का विस्तार हुआ और काले हाइफा ने बेतहाशा हिलना शुरू कर दिया, जबकि इसके चारों ओर रुक रुक कर आत्मा की छाया दिखाई देने लगी। ब्लेड वर्म जो रूपांतरित हो रहा था रेडियम सीलान की ओर चार्ज हो गया और रेडियम सीलान के संपर्क में आने से ठीक पहले उसमें विस्फोट हो गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 858 ऋण का निपटान। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 858 ऋण का निपटान। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 858 ऋण का निपटान। रेडियम सीलान पर आत्मिक छायाओं की बाढ़ आ गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है। हालांकि ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश ने दर्द से कराह निकाली और उसका सुनहरा सींग 10% छोटा हो गया। लियू जी के निरंतर आदेशों के बिना भी लड़ाई आगे बढ़ी। जब वे रेडियम सीलान के विरुद्ध भिड़े तो अधिक ब्लेड वर्म्स में समान परिवर्तन हुए। रेडियम सीलान को घेरने के बाद मारे गए शील्ड लेडीबग्स हाइफा से संक्रमित हो गए थे और एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। निरंतर आत्मा विस्फोटों ने डूशुओ को प्रतिक्रिया करने के लिए शून्य समय दिया। जब तक डूशुओ को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश का सींग उसकी मूल लंबाई का केवल 10% था और ऐसा लग रहा था जैसे एक और हमले के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डूशुओ जल्दी से चिल्लाया, मैं हार स्वीकार करता हूँ। जब आखिरी शब्द डूशुओ के होठों से निकला तो ब्लेड वर्म्स रेडियम सीलान के ठीक सामने रुक गए और कीट कॉलोनी ने लड़ना बंद कर दिया। कीट कॉलोनी की अराजकता और बलिदान ने लियू जी के लिए एक और जीत सुनिश्चित कर दी थी। डूशुओ आयरन प्रिजन का शिष्य बनने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जब उसे लियू जी की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था तो उसने उस काल्पनिक सपने को छोड़ दिया। उन्होंने ड्रैगन हॉर्न ग्लोफिश और रेडियम सीलान को वापस बुलाया। लियू जी को देखकर मुस्कुराए, अंगूठा ऊपर किया और कहा, यंगलीज, आपकी ताकत आश्चर्यजनक है। लियू जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बजाय उसने अपनी छाती की ओर देखा। डूशुओ के मार्शल स्टेज से हटने के बाद मार्शल स्टेज के शेष 9 प्रतिभागी राहत महसूस करते दिखे। शेष 9 लोगों को एहसास हुआ कि वे कितने कमजोर थे जब उन्होंने डूशुओ और लियू जी के बीच लड़ाई देखी। इसलिए मार्शल स्टेज पर कदम रखने के बाद उन्होंने तुरंत हार मान ली। अंतिम व्यक्ति द्वारा हार स्वीकार करने के बाद जुओमिंग ने लियू जी को गर्व से देखा। जुओमिंग ने तुरंत लियू जी को मार्शल स्टेज के विजेता के रूप में घोषित नहीं किया, लेकिन हर कोई जानता था कि कीड़ों की सेना के बीच खड़ा गौरवान्वित युवक विजेता था। उपस्थित सभी शिष्य या तो अनुभवी गुटों या शीर्ष गुटों से आए थे। वे अपने बड़ों के पसंदीदा शिष्य भी थे और आमतौर पर खुद को दूसरों से ऊपर मानते थे। वे जहां भी जाते थे उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और वे हाथ पैरों पर खड़े होकर इंतजार करने के आदी थे। उस क्षण मार्शल स्टेज पर खड़े उस अजेय युवक की छवि अन्य सभी शिष्यों के दिलों में जल गई और उन्हें राजघराने के सदस्य का शिष्य होने का सही अर्थ सिखाया गया। नाइट लीनिंग मून के काले घूंघट के नीचे एक चकाचौंध भरी मुस्कान थी। ये किरण उसकी भावनाहीन विशेषताओं पर अनुचित लग रही थी, लेकिन यह उसकी वर्तमान भावनाओं का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि लियू जी कितनी शक्तिशाली है, फिर भी वह खुश थी कि उसका शिष्य मार्शल स्टेज पर विजयी हुआ था। वह उस समय से भी अधिक खुश थी जब उसने अपनी युवावस्था में इतना सारा गौरव हासिल कर लिया था। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वह आयरन प्रिजन से कहने के लिए मुड़ी, आयरन प्रिजन, मैं गार्ड ये बैंक्वेट की समाप्ति के बाद आपदा की घोंसले के शरीर को लेने के लिए आपसे मिलने आऊंगी। आयरन प्रिजन का चेहरा हमेशा की तरह क्रोधित लग रहा था, लेकिन उसका दिल दुख रहा था। वह एक शिष्य प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पाया था। इसके अलावा नाइट लीनिंग मून को डिजास्टर इंसेक्ट नेस्ट का शरीर देने में जितना उसके सिर में दर्द हुआ, वैसे भी यह उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था। ये संभावना थी कि नाइट लीनिंग मून आपदा कीट घोंसले का शरीर अपने शिष्य को दे देगी, क्योंकि इससे उसके शिष्य की कीट प्रजाति कार्सिनोमा फेस को बहुत लाभ होगा। ये कीट प्रजाति के कार्सिनोमा फे को अस्थायी रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति देगा। हालांकि चंद्रमा महारानी के साथ शर्त हारना, जिसमें पवित्र स्रोत का जीवन शामिल था, आयरन जेल के दिल पर छुरा घोंपने जैसा लगा। आयरन जेल आमतौर पर शाही दरबार में रहता था और शाही रक्षकों का नेतृत्व करता था। हालांकि उसके पास अत्यधिक शक्ति थी, शाही रक्षक शाही दरबार के थे। रॉयल्टी का सदस्य होने के बावजूद आयरन जेल ने अपने निजी गुट का प्रबंधन नहीं किया और उसके पास उन संसाधनों की कमी थी जो मून एम्प्रेस, बेम्बू मोनाक, शेफ सुप्रीम, चीफ गार्डिये और ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के उस बूढ़े व्यक्ति के पास थे। उसने खुद को पवित्र स्रोत जीवन रूप से परिचित भी नहीं कराया था, फिर भी यह अब चंद्रमा महारानी की संपत्ति बन गई थी। आयरन जेल ने चंद्रमा महारानी की ओर संदेह से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या चंद्र महारानी हमेशा से ही उसके पवित्र स्रोत जीवन रूप की तलाश में थी। यदि ऐसा है तो चंद्रमा महारानी ने उनसे पवित्र स्रोत जीवन रूप लेने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल किया होगा, भले ही उन्होंने कोई शर्त न लगाई हो। धन्यवाद आयरन जेल। कृपया गार्ड ये बैंक्वेट के बाद रेडियंट मून पैलेस में जीता गया पवित्र स्रोत जीवन रूप मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रदान करें। आयरन प्रिजन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह इतना बुरा है कि मैंने पवित्र स्रोत जीवन रूप को खो दिया। मून महारानी ने मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से रेडियंट मून पैलेस में पहुंचाने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? उसने एक हद पार कर दी है। जैसे ही वह आपत्ति जताने ही वाला था, चंद्र महारानी ने जटिल दृष्टि से उसकी ओर देखा। जब आप पवित्र स्रोत जीवन रूप को रेडियंट मून पैलेस में पहुंचाएंगे तो मैं आपके अटके हुए साथियों पर एक नज़र डालूंगा। हालांकि आपको अपने स्वयं के निर्माण क्रिस्टल की आपूर्ति करनी होगी।
चंद्रमा महारानी ने लौह कारागार से अपना सिर मोड़ लिया। उसके शब्दों से आयरन प्रिजन की भौहें ढीली हो गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। उसकी आश्चर्यचकित प्रसन्नता की अभिव्यक्ति ने उसके क्रोधी चेहरे को काफी हद तक नरम कर दिया। शाही रक्षकों के नेता के रूप में आयरन जेल ने बहुत सारे अनुभव अर्जित किए थे। हालांकि उस पल वह एक अनजान बच्चे की तरह महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या वह सपना देख रहा है। चंद्र महारानी ने कब से उसे अपनी इच्छा से उपहार देना शुरू कर दिया। क्या वह अभिनय कर सकती है? उसने 8 साल पहले सृजन क्रिस्टल हाथ में लेकर उसकी तलाश की थी और उसे अपने दुश्मनों को तोड़ने में मदद करने के लिए कहा था। लेकिन जब वह ईमानदारी से लबरेज होकर रेडियंट मून पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसकी मुलाकात 4 मूनबीम श्रृंखलाओं से हुई, जिन्होंने उसे अपने इरादों को प्रकट करने का मौका दिए बिना ही लीनिंग मून माउंटेन तक उसका पीछा किया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 859 ली जुबान क्या आप ईर्ष्यालु हैं? फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 859 ली जुबान क्या आप ईर्ष्यालु हैं? प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 859 ली जुबान क्या आप ईर्ष्यालु हैं? अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। आयरन प्रिजन का दिल दुख रहा था और इससे वह बहुत नाराज था कि चंद्रमा महारानी ने उसके पवित्र स्रोत को जीवन में ले लिया था। हालांकि चंद्रमा महारानी अपने साथियों को देखने के लिए तैयार थी और उन्होंने उनसे सृजन क्रिस्टल तैयार करने के लिए कहा था। इसका मतलब यह था कि मून एम्प्रेस अपने फंसे हुए दुश्मनों को बाहर निकलने में मदद करने को तैयार थी। अपनी स्वयं की शक्तियों में वृद्धि की तुलना में एक पवित्र स्रोत जीवन रूप को खोना अब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था। आयरन प्रिजन को नहीं पता था कि वह चंद्रमा महारानी के बारे में वास्तव में कैसा महसूस करता था, लेकिन वह जानता था कि वह उसका आभारी था। 13 सीटों के बीच वाली सीट पर फोन की स्क्रीन के पीछे शाही दरबार में एक बुजुर्ग व्यक्ति लाउंज कुर्सी पर बैठा था। जब उसने चंद्र महारानी की बात सुनी तो उसकी शांत अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल गई, लेकिन जल्द ही आश्चर्य खुशी में बदल गया। झाओ जियू, जिसने रेडियंस दूत बनने के बाद भी अपने तरीके से काम करना जारी रखा था, अब एक मास्टर थी और दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखना शुरू कर रही थी। हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति ने अभी तक मून महारानी के शिष्य को नहीं देखा था, उसने सिकाडा सॉन्ग से सुना था कि शिष्य का नाम लिन युआन था। वह ये भी जानता था कि मिडनाइट पैलेस के बाहर खड़ा लिन युआन कौन सा शिष्य था। बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्सुकता से लिन युआन की ओर देखा, ये जानने के लिए कि इस युवक में ऐसा क्या खास था कि वह मून महारानी के व्यक्तित्व और स्वभाव को सूक्ष्मता से बदलने में कामयाब रहा। मिडनाइट पैलेस के बाहर सभी दिग्गज और शीर्ष गुट के नेता निराश थे। चीफ गार्ड के शिष्य के विजेता के रूप में मार्शल स्टेज समाप्त हो गया था। रॉयल्टी के वादों के सदस्य सोने के थे और आयरन जेल गार्ड ये बैंक्वेट से किसी भी शिष्य को स्वीकार नहीं करेगा। सभी अनुभवी और शीर्ष गुट के नेताओं ने गाओ पेई को गुस्से से देखा। गाओ पेई के बेटे को नाइट लीनिंग मून की प्रशंसा, मून एम्प्रेस की सिफारिश और सिकाडा सॉन्ग की स्वीकारोक्ति मिली थी कि उनका भाग्योदय हुआ था। इसलिए यह बिल्कुल निश्चित था कि गाओ फैंग सिकाडा सॉन्ग का शिष्य बन जाएगा। उसी समय मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र से अचानक एक उत्तेजित आवाज चिल्लाई, या मैं मार्शल स्टेज का दूसरा स्थान विजेता हूं। जब उन्होंने गाओ फैंग की आवाज़ सुनी तो सभी आत्मसमर्पण करने वाले चुनौती देने वालों की नज़रें एक जैसी हो गईं। वे चुनौती देने वाले गाओ फैंग को बिल्कुल भी बधाई नहीं देना चाहते थे और वे सहमत थे कि वह भाग्यशाली था। जब वांग एन ने गाओ फैंग की आवाज़ सुनी तो उसने लगभग खुद को थप्पड़ मार दिया। यदि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इतना उत्सुक नहीं होता तो वह मार्शल स्टेज का दूसरे स्थान का विजेता होता। यूजे उस क्षेत्र से बाहर चला गया जहां कला मंच आयोजित किया जा रहा था। उसके बाद लॉन्गताओ और औसत विशेषताओं वाली एक लड़की थी। लड़की लॉन्गताओ की तरह ही लगभग 24 साल की लग रही थी। उसके हाथ में एक मोटी किताब थी और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह एक बेवकूफ़ की तरह लग रही थी जो अपनी किताबों में खोई हुई थी। हालांकि कोई भी इस औसत दिखने वाली लड़की को नीची नज़र से नहीं देख रहा था। लड़की और लॉन्गताओ ने यूजे का कलाचरण से बाहर पीछा किया, जिसका अर्थ था कि उसने और यूजे ने अपने विषय समाप्त कर लिए थे और कलाचरण पास कर लिया था। गू लैंग के साथ, जो कुछ समय पहले मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में लौटे थे, 3 लोगों ने पहले ही कलाचरण पूरा कर लिया था। इसका मतलब था कि कला मंच खत्म हो गया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि लॉन्गताओ और औसत दिखने वाली लड़की में से किसने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। यूजे द्वारा लॉन्गताओ और औसत दिखने वाली लड़की को लंबे गलियारे से बाहर ले जाने के बाद अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्य जो अपने विषयों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुए थे, वे लंबे चेहरों के साथ उस क्षेत्र से बाहर चले गए जहां कला मंच आयोजित किया जा रहा था। एक बार जब कलाचरण समाप्त हो गया तो जिन चुनौती देने वालों ने अभी तक अपना विषय समाप्त नहीं किया था, उन्होंने अपना मौका खो दिया। लॉन्गताओ ने तुरंत गू लैंग को मुस्कुराते हुए और जोंगजे के साथ बातचीत करते हुए देखा जब वह लंबे गलियारे से बाहर निकला। लॉन्गताओ की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई, लेकिन वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिखे। उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि गू लैंग उससे पहले समाप्त कर देगा और वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि कला मंच के लिए गू लैंग को अपना विषय समाप्त करने में कितना समय लगा ताकि वह जान सके कि यह उसके समय से कितना अलग है। लॉन्गताओ और औसत दिखने वाली लड़की को मिडनाइट पैलेस के बाहर के क्षेत्र में ले जाने के बाद यूजे जुओमिंग की ओर चलने के लिए मुड़ा। जुओमिंग और यूजे केवल कला मंच और मार्शल स्टेज की मेजबानी के प्रभारी थे, लेकिन उन्हें परिणामों की घोषणा नहीं करनी थी। जब गार्ड ये बैंक्वेट शुरू हुआ तो जीतने वाले चुनौतीकर्ताओं को चीफ गार्ड ये से व्यक्तिगत रूप से अपना पुरस्कार प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त होगा। औसत दिखने वाली लड़की अपने साथ ले जा रही मोटी किताब को पढ़ने के लिए बैठने की जगह ढूंढने ही वाली थी कि लॉन्गताओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबरा गई और असमंजस में लॉन्गताओ की ओर देखने लगी।
बहरहाल उसने चलना बंद कर दिया और उसके पास खड़ी रही। हालांकि वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉन्ग ताओ से पूछ रही हो कि उसने उसे क्यों रोका था। गाओ फैंग उत्साहपूर्वक लॉन्ग ताओ का इंतजार कर रहे थे कि वह उनसे पूछे कि कला मंच के लिए उनका विषय क्या था। मार्शल आर्ट स्टेज को उसी तरह से आयोजित किया जाएगा जैसे आर्ट स्टेज और मार्शल स्टेज को किया गया था। मार्शल आर्ट स्टेज और मार्शल स्टेज दोनों का संयोजन था। लिन युआन मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने जा रहा था और लॉन्ग ताओ से उसके विषय के बारे में पूछने से लिन युआन को कुछ प्रकार का आश्वासन मिलेगा। हालांकि गाओ फैंग को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग ताओ लड़की की कलाई पकड़ लेगा। लिन युआन, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग ताओ को उस लड़की में दिलचस्पी है जो उसके साथ बाहर आई थी? लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे और उसने अपने सिर के पीछे बिखरे बालों को छूने का विकल्प चुना। जब लगभग विनम्र ली हुआन ने गाओ फैंग की बात सुनी तो वह जोर जोर से खांसने लगा और कहने लगा, चिंता मत करो, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लॉन्ग ताओ को उसमें दिलचस्पी हो। ली जुवान इतना निश्चित लग रहा था क्योंकि वह लॉन्ग ताओ को अच्छी तरह से जानता था। लॉन्ग ताओ ने हमेशा दिखावे पर जोर दिया था। किसी को ये जानना होगा कि ली जुवान एक मोटा बच्चा था। जब वह 6 साल का था तभी उसके रूप रंग में स्वीकार्य स्तर तक सुधार हुआ था और तभी लॉन्ग ताओ ने उसके साथ खेलना शुरू किया। लॉन्ग ताओ हमेशा पुरुषों के दिखावे को लेकर सख्त रहे हैं, महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। हालांकि लॉन्ग ताओ अब पहले की तरह उपस्थिति उन्मुख नहीं रहे, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि पेशेवर लॉन्ग ताओ इस तरह के आयोजन के दौरान व्यक्तिगत भावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसलिए लॉन्ग ताओ के पास लड़की का हाथ पकड़ने का एक और कारण होना चाहिए। ली हुआन को लग रहा था कि वह जानता था कि लॉन्ग ताओ ने ऐसा क्यों किया था। जब गाओ फैंग ने ली जुवान की दृढ़ प्रतिक्रिया सुनी तो उसने ली जुवान को संदिग्ध दृष्टि से देखा और सोचा, क्या ली जुवान को ईर्ष्या हो रही है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 860 मार्शल आर्ट चरण आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। फे एवोल्यूशन मचेंट सी 860 मार्शल आर्ट चरण आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 860 मार्शल आर्ट चरण आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। इससे पहले कि गाओ फैंग इस पर अधिक विचार कर सकें, ली हुआन ने कहा, लड़की के कपड़ों पर आइकन से वह अनुभवी गुड हील स्पिरिट ट्रीटमेंट से होनी चाहिए। हील स्पिरिट ट्रीटमेंट की राह अब से सुचारू हो जाएगी। हील स्पिरिट ट्रीटमेंट एक अनुभवी गुड था जिसकी क्रिएशन मास्टर की भूमिका थी, लेकिन उन्होंने फे के पोषण से संबंधित व्यवसाय नहीं किया। उन्होंने मुख्य रूप से उन जानवरों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी जड़ें घायल थीं। क्रिएशन मास्टर की भूमिका को किस दिशा में ले जाना है, इस पर उनका निर्णय बुद्धिमानीपूर्ण था क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं थीं। लेकिन चूंकि हील स्पिरिट ट्रीटमेंट के पास कोई शिखर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स नहीं था, इसलिए उनके पास मजबूत क्रिएशन मास्टर्स की शक्ति का अभाव था जो अन्य अनुभवी गुटों के पास था। इस प्रकार हील स्पिरिट ट्रीटमेंट ने लगभग 20 वर्षों में अपना विस्तार या सुधार नहीं किया है। डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को शीर्ष गुट बने हुए 10 साल से अधिक समय हो चुका था। जब से डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन को एक शीर्ष गुट में पदोन्नत किया गया था, वे कोइलिंग ड्रैगन वैली के साथ समान क्षमताओं में काम कर रहे थे, जहां किसी को भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। ऐसे में कोइलिंग ड्रैगन वैली समर्थन के लिए एक और अनुभवी गुट चुन सकती है। इस लड़की की क्रिएशन मास्टर शक्तियों को देखते हुए लॉन्ग ताओ ने हील स्पिरिट ट्रीटमेंट की क्षमता को स्वीकार किया था। जैसा कि ली हुआन ने भविष्यवाणी की थी, लॉन्ग ताओ ने लड़की को निमंत्रण जारी किया। कोइलिंग ड्रैगन वैली की ओर से मैं आधिकारिक तौर पर हील स्पिरिट ट्रीटमेंट को हमारे विंग के तहत आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हील स्पिरिट ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द विस्तार करने में मदद करने के लिए मिलकर काम करना चाहता हूं। लॉन्ग ताओ ने यह सुनिश्चित करने के लिए धीरे से बात नहीं की थी कि लड़की उसे स्पष्ट रूप से सुन सकेगी। यहां तक कि मिडनाइट पैलेस के बाहर के अधिकांश युवा शिष्यों ने भी वह सब कुछ सुना था जो लॉन्ग ताओ ने कहा था। शिष्यों ने औसत नैन नक्श वाली लड़की को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। लॉन्ग ताओ ने अपने अधिकार का दावा करने और आधिकारिक तौर पर घोषणा करने के लिए ऐसा किया था कि कोइलिंग ड्रैगन वैली हील स्पिरिट ट्रीटमेंट का समर्थन करना चाहता था। लॉन्ग ताओ ने जो कहा उसे सुनकर लड़की की आंखें चमक उठी, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास लॉन्ग ताओ के निमंत्रण पर सहमत होने का अधिकार नहीं था। वह जानती थी कि लॉन्ग ताओ कौन था। हालांकि वह कोइलिंग ड्रैगन वैली के युवा नेता नहीं थे, लेकिन वह रेडियंस 100 सीक्वेंस के सीक्वेंस #3 थे। कोइलिंग ड्रैगन वैली के एकमात्र युवा प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उनके पास कोइलिंग ड्रैगन वैली का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार था। हालांकि हील स्पिरिट ट्रीटमेंट में लड़की के कई भाई बहन थे और उसके बुजुर्गों ने उसके असाधारण क्रिएशन मास्टर कौशल के कारण ही उसे गार्डिये बैंक्वेट में भाग लेने के लिए चुना था। वह केवल यह उम्मीद कर रही थी कि वह एक शीर्ष कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर की नज़र में आ जाए जो उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन अब उसकी प्रतिभा ने उसके परिवार के लिए कोइलिंग ड्रैगन वैली के समर्थन को आकर्षित किया है। ये निश्चित रूप से इससे बेहतर था अगर उसे अपने मास्टर के रूप में एक शीर्ष कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर मिल गया होता। उसके चेहरे पर अपूर्व उत्साह खिल गया, जिससे उसकी औसत विशेषताएं लगभग आकर्षक लगने लगीं। मुझे अपने परिवार के बुजुर्गों को इसके बारे में सूचित करना होगा। वे सभी मिडनाइट पैलेस के अंदर हैं। क्या आपके प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए गार्डिये बैंक्वेट के बाद उनके और आपके बीच एक बैठक की व्यवस्था करना संभव है? लॉन्ग ताओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो आइए संपर्क विवरण का आदान प्रदान करें। मेरे पिता गार्डिये बैंक्वेट में कोइलिंग ड्रैगन वैली का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। मैं भोज के बाद आपसे संपर्क करूंगा। लड़की के साथ संपर्क विवरण का आदान प्रदान करने के बाद लॉन्ग ताओ लिन युआन की ओर चला गया। लॉन्ग ताओ ने कला मंच के दौरान ड्रैगन गैलथरी लीफ कीट का इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने मुख्य ड्रैगन प्रजाति फी ब्रिडलाइन के साथ फी के स्राव का उपभोग करने का निर्देश दिया था।
इससे उन्हें अपनी अधिकतम दक्षता तक पहुंचने में मदद मिली। हालांकि सभी ने एक अलग विषय चुना था। लॉन्ग ताओ अधिकतम दक्षता पर अपना मनगढ़ंत कार्य पूरा करने के बाद प्रजनन कक्ष से बाहर निकलने वाले दूसरे स्थान पर थे। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि लड़की ठीक उसके पीछे आ रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की के पास कौन से गुप्त हथियार थे, उसने एक क्रिएशन मास्टर के रूप में अपनी प्रतिभा साबित कर दी थी। लॉन्ग ताओ के लिए यह स्वाभाविक था कि वह ऐसी प्रतिभा के साथ उसे अपनी तरफ चाहता था। अपने अनुभवी गुट का समर्थन करने से कोइलिंग ड्रैगन वैली को अपनी समग्र शक्ति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। लॉन्ग ताओ लिन युआन के बगल में पहुंचे और उत्सुकता से पूछा, भाई उस व्यक्ति को कला मंच पूरा करने में कितना समय लगा? लिन युआन को पता था कि लॉन्ग ताओ यह सवाल क्यों पूछेगा, इसलिए उन्होंने उस समय का ध्यान रखा था जब गु लैंग महल के बाहर के क्षेत्र में लौट आया था। गु लैंग ने कला चरण 24 मिनट और 36 सेकंड में पूरा किया। लिन युआन की प्रतिक्रिया से लॉन्ग ताओ पूरी तरह से स्तब्ध लग रहा था। अपनी अधिकतम दक्षता के लिए उन्होंने 47 मिनट और 2 सेकंड का समय लिया था। इसके अलावा उन्होंने मुख्य ड्रैगन प्रजाति फी रक्त रेखा के साथ फी के आधे दिल का उपयोग किया था। गु लैंग ने लॉन्ग ताओ से लगभग आधा समय लिया था। ये लॉन्ग ताओ के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि वह खुश था कि उसने कला चरण में दूसरा स्थान हासिल किया था, लेकिन वह पहले स्थान से बहुत दूर था। लॉन्ग ताओ को यह नहीं पता था कि क्रिएशन मास्टर के रूप में लिन युआन कितने मजबूत थे, लेकिन वह ये जानते थे कि लिन युआन मून महारानी के शिष्य थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि लिन युआन के पास कमजोर क्रिएशन मास्टर शक्तियां हों और उसके पास अपने स्वयं के गुप्त हथियार होने चाहिए। जैसे ही उसने सोचा कि लिन युआन जल्द ही मार्शल आर्ट स्टेज में कैसे भाग लेने वाला है, लॉन्ग ताओ ने धीमी आवाज में कहा, भाई आज स्टेज के लिए विषय प्रजनन कक्ष के सामने कांस्य जानवर के सिर से तैयार किए गए थे। लॉर्ड ज़ुओमिंग ने सभी विषयों की जांच की और प्रतिभागियों के फे भंडारण बक्सों में सभी स्पिरिट तरल पदार्थों को लॉर्ड ज़ुओमिंग को सौंपना पड़ा, इससे पहले कि हमें अपने विषयों को देखने के लिए प्रजनन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद हमने प्रजनन कक्ष के बाहर स्पिरिट गार्ड को सूचित किया कि हमारा विषय क्या है और उसे बताया कि हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता है। मेरा विषय 3 गोल्ड एक्स फ्रीजिंग वाटर वाइट मगरमच्छों को प्लेटिनम ग्रेड में विकसित करना था। लॉन्ग ताओ की पुनर्गणना सुनने के बाद लिन युआन को तुरंत एहसास हुआ कि कला मंच के विषय कितने कठिन थे। क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स के लिए गोल्ड फे को प्लेटिनम में विकसित करना मुश्किल नहीं था। मुद्दा कम समय सीमा को लेकर था। यदि लिन युआन ने उस विषय को चुना होता और जीनियस को स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने का निर्देश दिया होता, तो उसे 3 शिखर गोल्ड फ्रीजिंग वाटर वाइट मगरमच्छों को प्लेटिनम में विकसित करने के लिए केवल एक ग्रेड 3 फ्रीजिंग लेक पोशन की आवश्यकता होती। हालांकि फ्रीजिंग लेक पोशन की एक बोतल बनाने में गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पर्ल्स को कम से कम 2 घंटे लगेंगे, भले ही इसमें गोल्डन लोड्स ब्रोकेड पर्ल्स का उपयोग किया गया हो। यदि लिन युआन ने गोल्ड एक्स फ्रीजिंग वाटर वाइट मगरमच्छों में से एक को प्लेटिनम ग्रेड में विकसित करने के लिए स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग किया, तो उसे उनमें से 10 का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। यदि वह केवल स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करता तो उसे 30 की आवश्यकता होती और उसके पास इतने सारे क्रिस्टल उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार यदि लिन युआन ने ऐसा विषय चुना तो उसे हार माननी होगी। उस समय यूजे ने घोषणा की, चून की कला चरण और मार्शल चरण दोनों आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गए हैं। मार्शल आर्ट चरण अब शुरू होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 861 कड़े प्रतिस्पर्धा नियम, फे एवोल्यूशन मचेंट, सी 861 कड़े प्रतिस्पर्धा नियम, प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 861 कड़े प्रतिस्पर्धा नियम। जब उसने सुना कि यूजे ने क्या कहा तो उत्साहित ज़ोंगजी, जिसने अभी अभी ल्यूजी को युद्ध के मैदान पर एकाधिकार करते देखा था, उत्सुकता से यूजे का अनुसरण करने के लिए दौड़ पड़ा। ज़ोंगजी की हरकतों ने मार्शल आर्ट स्टेज के चुनौती देने वालों को तुरंत डरा दिया। ज़ुओमिंग ने खांसते हुए कहा, पहले मैंने केवल ये घोषणा की थी कि मार्शल आर्ट स्टेज के लिए प्रथम स्थान का पुरस्कार एक पवित्र स्रोत जीवन रूप और ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट है, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि दूसरे और तीसरे स्थान के पुरस्कार क्या हैं। दूसरे स्थान का पुरस्कार आपके पालतू जानवर को शेफ सुप्रीम द्वारा पोषित करवाने का मौका है। वह या तो कांस्य महाकाव्य फे का पोषण करेगा या विजेता के फे को विजेता द्वारा स्वयं तैयार की गई आध्यात्मिक सामग्री का उपयोग करके सफल होने में मदद करेगा। अनुभवी और शीर्ष गुट के सभी शिष्यों ने जब ज़ुओमिंग को यह घोषणा करते हुए सुना कि मार्शल आर्ट स्टेज के लिए दूसरा पुरस्कार क्या है, तो उनकी सांसें फूलने लगीं। यहाँ तक कि शीर्ष गुटों और दिग्गज गुटों के नेता भी हौंफिने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि दूसरा पुरस्कार पहले जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये किसी भी गुट के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। इससे पहले कि भीड़ दूसरे पुरस्कार पर और अधिक आश्चर्यचकित हो पाती, ज़ुओमिंग ने कहा, तीसरा पुरस्कार मून एम्प्रेस द्वारा प्रदान की गई सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की 100 बूंदें हैं। इनमें से 90 बूंदें शरीर की सभी अशुद्धियों को साफ करने में सक्षम होंगी, जबकि अन्य 10 बूंदें आत्मा की सभी अशुद्धियों को साफ करने में सक्षम होंगी। ज़ुओमिंग के शब्दों ने भीड़ को फिर से उत्तेजित कर दिया। यह अफवाह थी कि मून एम्प्रेस की सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया बदल गई थी, और शायद यही कारण है कि 10 बूंदें आत्मा में अशुद्धियों को साफ कर सकती थीं। आत्मा में व्याप्त अशुद्धियों को साफ करने के बाद इच्छाशक्ति को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी और आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। एक पवित्र स्रोत जीवन रूप को अनुबंधित करने के लिए एक शुद्ध आत्मा एक शर्त थी। एक पवित्र स्रोत जीवन रूप को एक ऐसी आत्मा के साथ अनुबंधित करने का प्रयास करना जो पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं थी, बहुत खतरनाक था। जब लिन युआन ने तीसरा पुरस्कार सुना तो उसकी भौहें फड़कने लगी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मास्टर इसे प्रदान करेगा। जब उसने देखा कि सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का उल्लेख होने पर अन्य लोग कितने भूखे लग रहे थे, तो लिन युआन ने अजीब तरह से उसकी ठुड्डी को छुआ। जब उसने सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत पिया था तो उसने हर बार कटोरा भर लिया था।
एक बार तो ऐसा भी हुआ जब उन्होंने 2 कटोरे शराब पी ली थी। जू मिंग ने मार्शल आर्ट स्टेज के लिए पुरस्कारों की घोषणा समाप्त करने के बाद यूजे ने कहा, मार्शल आर्ट स्टेज कला और मार्शल स्टेज के समान ही आगे बढ़ेगा। हालांकि फाइनल अलग होगा। मार्शल आर्ट स्टेज में चाहे कितने भी लोग भाग लें, केवल शीर्ष 3 ही फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। आर्ट स्टेज घटक के तीसरे स्थान के फिनिशर को मार्शल आर्ट स्टेज के तीसरे स्थान के विजेता के रूप में पुष्टि की जाएगी, जबकि शीर्ष 2 मार्शल स्टेज घटक में प्रतिस्पर्धा करेंगे ताकि यह तय किया जा सके कि अंतिम पहला और दूसरा स्थान कौन होगा। यूजे के शब्दों ने मार्शल आर्ट चरणों में भाग लेने वाले युवा शिष्यों के दिलों में डर पैदा कर दिया। लॉन्ग ताओ के अलावा, जिन्होंने अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए चुना था और मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने के लिए पर्याप्त शक्ति होने के बावजूद कला स्टेज में भाग लिया था, मार्शल आर्ट स्टेज में अधिकांश प्रतिभागी कला और मार्शल स्टेज के प्रतिभागियों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट थे। जब तक एक क्रिएशन मास्टर के पास पर्याप्त लड़ाकू श्रेणी की शक्तियां हैं और वह विल पावर रूल्स को समझ सकता है, तब तक एक लड़ाकू श्रेणी की भावना वाले क्यूई पेशेवर के लिए बाहर खड़ा होना मुश्किल होगा जिसके पास केवल लड़ाकू श्रेणी की शक्तियां हैं। क्रिएशन मास्टर्स अपनी क्षमताओं का उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी के विरोधियों का आकलन करने के लिए कर सकते हैं, भले ही उनकी आकलन क्षमताओं की तुलना ट्रू डेटा से नहीं की जा सकेगी। लड़ाई शुरू होने से पहले क्रिएशन मास्टर्स पहले से ही स्थिति को नियंत्रित करना शुरू कर सकेंगे। हालांकि मार्शल आर्ट स्टेज के नियम बहुत आश्चर्यजनक थे और कई लोग यह अनुमान लगाने लगे कि फाइनल कैसे आयोजित किया जाएगा। हालांकि यह थकाऊ लग रहा था, ये बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होगा कि सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन मास्टर और लड़ाकू शक्तियों वाला व्यक्ति कौन था। मार्शल स्टेज के नियम बहुत कठिन थे क्योंकि शीर्ष 3 स्थान मूल रूप से आर्ट स्टेज घटक के परिणामों के आधार पर तय किए गए थे। सबसे मजबूत क्रिएशन मास्टर शक्तियों वाले केवल 2 लोग ही इसे मार्शल स्टेज घटक में डुबाने में सक्षम होंगे। हालांकि क्रिएशन मास्टर शक्तियां आमतौर पर लड़ाकू शक्तियों की तुलना में अधिक मूल्यवान होती हैं, क्या वास्तव में इसे इतना पक्षपाती होना चाहिए? मार्शल आर्ट स्टेज के तीसरे स्थान के विजेता को केवल आर्ट स्टेज भाग में भाग लेना था और बिल्कुल भी लड़ना नहीं था। इस प्रकार कला मंच में भाग लेने वाले कई लोगों को अब अपनी पसंद पर पछतावा हो रहा है। यदि उन्हें मार्शल आर्ट स्टेज के नियम पता होते तो वे निश्चित रूप से इसके बजाय मार्शल आर्ट स्टेज के लिए प्रयास करते। हालांकि लॉन्ग ताओ को कला मंच चुनने का अफसोस नहीं था। लॉन्ग ताओ को पता था कि उन्होंने कला चरण के दूसरे स्थान के विजेता के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किया है। यदि उसे मार्शल आर्ट स्टेज के नियमों के बारे में पता होता और उसने मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लिया होता तो गु लैंग ने भी ऐसा ही करना चुना होता। गु लैंग, जोंगजे और लिन युआन, जो कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर्स के शिष्य थे, निश्चित रूप से मार्शल आर्ट स्टेज के शीर्ष 3 विजेताओं के रूप में उभरे होंगे। लेकिन साथ ही अगर गु लैंग ने मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने का फैसला किया होता तो लॉन्ग ताओ आर्ट स्टेज का चैंपियन होता। इस विचार से उसके हृदय को थोड़ा कष्ट अवश्य हुआ। मार्शल आर्ट स्टेज के कड़े नियमों ने कई लोगों को विराम दिया। इसके अलावा जोंगजी मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने के अपने इरादे को इंगित करने के लिए नियमों की घोषणा होने से पहले ही जुओमिंग के पास जा चुके थे। वे सभी शिष्य जो मार्शल आर्ट स्टेज को चुनौती देना चाहते थे, निराश दिख रहे थे, विशेषकर वे जिनके पास कमजोर निर्माण मास्टर शक्तियां थीं लेकिन मजबूत युद्ध शक्तियां थीं। मार्शल आर्ट स्टेज के नियमों ने उनकी संभावनाओं को तुरंत खत्म कर दिया था। इस प्रकार कुछ मिनटों के बाद भी किसी ने भी जुओमिंग के पीछे खड़े होने की हिम्मत नहीं की। पूरा दृश्य अजीब हो गया। सीट पर रखे फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आर्ट स्टेज और मार्शल स्टेज ने मुझे युवा पीढ़ी के क्रिएशन मास्टर कौशल और युद्ध शक्तियां दिखाईं। रेडियंस फेडरेशन के युवा निश्चित रूप से मजबूत हो रहे हैं, उनका दुर्जय बनना निश्चित है, लेकिन मार्शल आर्ट स्टेज शुरू होने वाला है और मुझे कोई साहस नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 862 लिन युआन मेरा शिष्य है। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 862 लिन युआन मेरा शिष्य है। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 862 लिन युआन मेरा शिष्य है। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। राजपरिवार के अन्य 12 सदस्यों ने बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि अनुभवी और शीर्ष गुटों के नेताओं को भी लगा कि मार्शल आर्ट स्टेज के नियम एक सीमा पार कर गए हैं। लेकिन जुओमिंग के पीछे खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति वह बहादुर व्यक्ति बन जाएगा जिसका उल्लेख वह बुजुर्ग व्यक्ति कर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने चंद्रमा महारानी से कहा, जियुए, आपका शिष्य कहाँ है? चंद्रमा महारानी ने अपनी आंखें घुमाईं। मेरे शिष्य को आपसे क्या लेना देना? मेरा शिष्य सर्वश्रेष्ठ है, वह अभी बहुत छोटा है। उसने लिन युआन को चरणों में भाग लेने के लिए कहने की योजना नहीं बनाई थी। जैसे ही वह उत्तर देने वाली थी, वह अचानक व्याकुल हो गई क्योंकि उसने देखा कि उसका प्रिय शिष्य हरकत कर रहा है। लिन युआन ने गहरी सांस ली और सोचा, मार्शल आर्ट स्टेज के नियम साबित करते हैं कि क्रिएशन मास्टर शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसकी परवाह किए बिना मुझे पवित्र स्रोत जीवन रूप के लिए और इससे भी अधिक ऑर्डर या रेडियंट लाइट के लिए मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेना है। जब लिन युआन रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन की तैयारी कर रहा था तो उसके पास शक्ति की कमी थी। उस समय लिन युआन के पास केवल सिल्वर आई, फैंटेसी आई, जैस्मीन लिली थी, लेकिन मून महारानी ने पहले ही रेडियंस दूतों का उल्लेख किया था। जब लिन युआन ने पहली बार रेडियंस दूतों के बारे में सुना था तो ये शब्द उसके दिमाग में अंकित हो गया था। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, अब वह रेडियंस 100 सीक्वेंस चयन में उत्तीर्ण हो सकता था और आंखें बंद करके भी सदस्य बन सकता था। इस प्रकार वह अब रेडियंस दूत बनने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। रेडियंस दूत बनने की राह पर रेडियंट लाइट का ऑर्डर उनके लिए एक बड़ी संपत्ति होगी। लिन युआन ने जुओमिंग की ओर चलने से पहले लियू जी, लॉन्ग ताओ, गाओ फैंग, ली हुआन और सन निंगजियांग की ओर सिर हिलाया।
इस छोटे समूह के अलावा कोई नहीं जानता था कि लिन युआन मून महारानी का शिष्य था, लेकिन अन्य लोग ये जानते थे कि चीफ गार्ड ये के शिष्य इस युवक की बहुत परवाह करते थे। जब उन्होंने देखा कि लिन युआन मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने जा रहे थे तो अनुभवी और शीर्ष गुट के शिष्य बेहद स्तब्ध रह गए। उपस्थित अधिकांश लोगों ने ऑल स्टार मैच देखा था और जानते थे कि लिन युआन युद्ध में प्रतिभाशाली था, लेकिन मार्शल आर्ट स्टेज की प्रकृति के कारण प्रतियोगिता युद्ध कौशल के अनुकूल नहीं थी। जब तक कोई शीर्ष दो में जगह नहीं बना पाता, उसे अपनी लड़ने की क्षमता प्रदर्शित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। उपस्थित लोग मेंगजू की तरह अकुशल नहीं थे। बदकिस्मत गाओ फैंग के अलावा जो कोई भी मौजूद था वह मेंगजू को 3 चालों में खत्म करने में सक्षम होगा। इस प्रकार अनुभवी और शीर्ष गुटों के शिष्यों ने हमेशा लिन युआन को शक्तिशाली के बजाय केवल प्रतिभाशाली माना था। लिन युआन अभी 18 साल का हुआ था और जवान दिखता था। इस प्रकार सभी ने मान लिया कि वह लगभग 17 वर्ष का था। उसकी सृजन मास्टर शक्तियां इतनी उम्र में इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए, भले ही उसने गर्भ में प्रशिक्षण शुरू कर दिया हो। जब सृजन मास्टर शक्तियों की बात आती है तो समय के साथ संचय करना प्रतिभा जितना ही महत्वपूर्ण था। आखिरकार हर क्रिएशन मास्टर मून एम्प्रेस की तरह प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, जो 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर बन गई थी। जब चुनौती देने वालों ने जो मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेना चाहते थे देखा कि लिन युआन कितनी लापरवाही से जोंग जेड के पीछे खड़े हो गए, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह बाकी सभी के पास नहीं होने पर भरोसा करके मार्शल आर्ट स्टेज के दूसरे स्थान के विजेता को लाने का लक्ष्य बना रहे थे। भाग लेने का साहस, वे उसे ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए कई चुनौती देने वालों ने भी लिन युआन का अनुसरण करना शुरू कर दिया। मून महारानी को उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने के लिए पर्याप्त बहादुर होगी, लेकिन यह इसलिए भी अच्छा था क्योंकि इससे लिन युआन को अन्य उत्कृष्ट युवाओं के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा और उसे अपने शिष्य की शक्ति को देखने का अच्छा मौका मिलेगा। बैम्बू मोनार्क, शेफ सुप्रीम, नाइट लीनिंग मून, आयरन प्रिजन और सिकार्डा सॉन्ग सभी ने अपनी निगाहें मून एम्प्रेस की ओर मोड़ दी। उन सभी ने लिन युआन को पहले देखा था। बैम्बू मोनार्क, सिकार्डा सॉन्ग और आयरन प्रिजन ने मनोरंजन के साथ शेफ सुप्रीम को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मून महारानी का शिष्य शेफ सुप्रीम के सबसे कम उम्र के शिष्य के खिलाफ लड़ेगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। किसी ने कहा, क्या ये छोटा युवान नहीं है? आवाज ऐसी लग रही थी मानो किसी उग्र महिला की हो। एक आदमी की आवाज में कहा गया, यंगइंग, ये वास्तव में छोटा युवान है। वह वास्तव में मार्शल आर्ट अनुक्रम में भाग ले रहा है। आइए गार्ड, ये बैंक्वेट के बाद उसे किचन फ्रेग्रेंस पैलेस में ले जाएं ताकि वह मेरी नई रेड ब्रेस्ड मीट रेसिपी आजमा सके। झांग यंगइंग और ली चांगलिन वांग फुक्सियांग के साथ बातचीत कर रहे थे और मार्शल स्टेज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने तभी देखा जब उन्होंने फोन से मार्शल स्टेज का जिक्र करने वाली आवाज सुनी और लिन युआन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी अनुभवी और शीर्ष गुट के नेता शेफ सुप्रीम की ओर देखने लगे। जिस युवक ने ऑल स्टार मैच में सभी को चौंका दिया था वह किसी तरह शेफ सुप्रीम से गहराई से जुड़ा हुआ निकला। ली चांगलिन और झांग यंगइंग के बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था मानो वे इस युवक को अपने बच्चे की तरह मानते हों। शेफ सुप्रीम के पहले शिष्य ली चांगलिन आमतौर पर किसी और से परेशान नहीं होते थे, फिर भी वह अब इस युवक के लिए लाल ब्रेस्ड मांस पकाने की पहल कर रहा था। ये बड़ी खबर थी। हालांकि अनुभवी और शीर्ष गुटों के नेताओं ने रॉयल्टी के सदस्यों के सामने बहुत अधिक भावना दिखाने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि ली चांगलिन और झांग यंगइंग ने किया था। वे सामान्य रूप से बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने इस बात पर भी शर्त लगा ली थी कि मार्शल स्टेज के दौरान लियू जी कितनी लड़ाइयाँ जीतेंगे। उस दौरान लिन युआन की पहचान का विषय भी उठाया गया था। चंद्रमा की महारानी ने उनकी चर्चा सुनी थी और उसके भीतर अकथनीय क्रोध का गुबार उठा। लिन युआन मेरा शिष्य है। शेफ सुप्रीम के पहले शिष्य और बेटी जब भाग गए तो संयोगवश उनकी उनसे मुलाकात हो गई और वे पड़ोसी बन गए। आपने शेफ सुप्रीम से यह पूछने के बजाय उसे शेफ सुप्रीम से जोड़ने का साहस कैसे किया कि क्या उसमें लिन युआन को अपने संरक्षण में लेने का साहस है? मिस्टिक मून और कोल्ड मून को ठंडा पसीना आने लगा। वे चंद्रमा की महारानी को अच्छी तरह से जानते थे और वह ऐसी परिस्थितियों में कभी भी शांत नहीं रह पाएंगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 863 आपकी गंध बहुत अच्छी है फे इवोल्यूशन मचेंट सी 863 आपकी गंध बहुत अच्छी है प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन अध्याय 863 आपकी गंध बहुत अच्छी है। उस समय लेई जान जो 5th सोल्जर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे थे लॉन्ग टू के बगल में खड़े थे और कहा, ओल्ड लॉन्ग, वह लड़का 18 साल से अधिक का नहीं हो सकता। आइए इस पर शर्त लगाएं कि क्या वह मार्शल आर्ट स्टेज के शीर्ष 10 में जगह बना पाएगा या नहीं। लॉन्ग टू ने तुरंत चंद्रमा की महारानी की ओर देखा और मन ही मन लेई जान को मूर्ख होने के लिए कोसा। लेई जान 5th सोल्जर्स में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनका चरित्र फ्लिपेंट था और सबसे बुद्धिमान नहीं था। लेकिन आमतौर पर चतुर लोगों ने भी लेई जान को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। लेई जान के सवाल से लॉन्ग टू को पता चल गया कि वह मार्शल आर्ट स्टेज के नियमों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। शीर्ष 3 के उभरने के बाद मार्शल आर्ट स्टेज का आर्ट स्टेज घटक समाप्त हो जाएगा। शीर्ष 10 के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं होगा। लेई जान कैसे निर्धारित करेंगे कि चौथे से 10वें स्थान पर कौन थे? इसके अलावा जुओमिंग के पीछे फिलहाल केवल 11 लोग खड़े थे। इस प्रकार ये शर्त लगाना कि मून एम्प्रेस का शिष्य शीर्ष 10 में आएगा, ये शर्त लगाने के समान था कि क्या वह अंतिम स्थान पर आने से बच जाएगा। इससे पहले कि लॉन्ग टू ने लेई जान को डांटना समाप्त किया, एक सीट से एक जानलेवा आभा उभरी। सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ लॉन्ग टू को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे समुद्र के तल में दबा दिया गया हो और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा हो।
लेईजान एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करने वाले थे जब उन्हें लगा कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति अवरुद्ध हो गई है और यह अपनी सामान्य दर से केवल 10% ही गति कर रही है। इसने लेईजान को प्रभावित किया क्योंकि यह प्रभावशाली आभा उसके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से अधिक थी। उसी समय लेईजान के कान में एक ठंडी आवाज गूंजी। हालांकि आवाज धीमी थी, फिर भी उसे लगा कि उसका पूरा कान सुन्न हो गया है। क्या आप दांव लगाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास भी एक पवित्र स्रोत जीवन रूप है? इसके बजाय मैं आपसे शर्त क्यों नहीं लगाता? लेईजान को तुरंत पता चल गया कि भयानक आभा चंद्रमा महारानी से आई थी। उसने अजीब तरह से अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसने चंद्रमा महारानी को कैसे नाराज किया था। वह एक मिशन पर रॉयल कैपिटल आए थे। उसे मदद मांगने के लिए लीनिंग मून माउंटेन पर जाने की जरूरत थी और पूछना था कि क्या वह उसके साथ कुछ गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोतियों का व्यापार करेगी। 5th सोल्जर्स के पास शुरुआत करने के लिए कुछ क्रिएशन मास्टर संसाधन थे और इससे उन्हें कुछ गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती प्राप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन किसी भी कारण से उसे चंद्र महारानी का क्रोध झेलना पड़ा। एक शोध श्रेणी विशेषज्ञ होने के बावजूद जानलेई ने जल्दी से झुककर कहा, मैं अब सट्टेबाजी नहीं कर रहा हूँ चंद्रमा महारानी, मैं अब और शर्त नहीं लगाऊंगा। सच कहूँ तो मैं आमतौर पर जुआरी नहीं हूँ। चंद्रमा महारानी ने उपहास उड़ाया और अपनी भयानक आभा वापस ले ली। उसके अचानक भड़कने से पूरे मिडनाइट पैलेस में सन्नाटा छा गया। नाइट लीनिंग मून ने लेईजान की ओर देखा और महसूस किया कि वह बेहद भोला था। वह कुछ मौज मस्ती करना चाहता था, लेकिन अंततः उसका विनाश हो गया। अल्पविराम। ज़ुओ मिंग ने अपने पीछे खड़े 11 चैलेंजर्स को देखा और जोर से पूछा, क्या कोई और मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेना चाहता है? कोई भी आगे नहीं बढ़ा और ज़ुओ मिंग उस क्षेत्र की ओर चलने के लिए मुड़ गया जहां कला मंच आयोजित किया गया था। जैसे ही लिन युआन ज़ुओ मिंग के पीछे चला गया, उसके सिर में यह विचार आया कि उसे अपना विषय चुनने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना होगा। उसे भाग्य पर निर्भर रहने वाली चीज़ों से नफरत थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि उनके पास कोई विशेष आध्यात्मिक सामग्री नहीं थी जो उनके भाग्य को बढ़ा सके, उनके पास स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स थे जो किसी के दुर्भाग्य को दूर कर सकते थे। हालांकि जब उन्होंने कला मंच घटक के लिए अपना विषय चुना तो उनके पक्ष में अच्छी किस्मत नहीं थी, लेकिन कम से कम उन्हें कोई बुरी किस्मत भी नहीं मिली। पॉजे स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे थे और पहले ही 2 बार रक्तपात कर चुके थे। लिन युआन ने पहली बार खिलने के समय से ही सारा पराग एकत्र कर लिया था। उन्होंने पोस्ट स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स के पराग के पहले बैच के साथ एक ब्रोकेड बॉक्स निकाला। उसे प्रभावी होने के लिए पराग को निगलने की आवश्यकता थी, इसलिए उसने थोड़ी मात्रा में चुटकी ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उस पल में जोंगजी ठिठक गया और गहराई से सूंघने लगा। उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी फीकी खुशबू थी जो युद्ध के लिए उसकी तीव्र लालसा को शांत कर रही थी। जोंगजी को हमेशा से पता था कि वह एक युद्धोन्माद था जो युद्ध का अवसर आने पर कभी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लड़ाई के माध्यम से अपने कौशल का परीक्षण करना पसंद था और शेफ सुप्रीम के शिष्य बनने के दूसरे वर्ष के बाद जब वे प्रशिक्षण के लिए बाहरी इलाके में गए तो उन्हें एक विशेषज्ञ के पवित्र स्रोत जीवन रूप द्वारा शाप दिया गया था। हालांकि उसके स्वामी ने अंत में उस विशेषज्ञ को मार डाला था और पवित्र स्रोत जीवन रूप के शरीर से एक अनमोल हथियार बनाया था, लेकिन अभिशाप हटाया नहीं गया था और यह उसके शरीर पर अंकित रह गया था। आखिरकार अभिशाप दुर्भाग्य का एक दाग बन गया जो उसकी आत्मा से जुड़ गया। दुर्भाग्य का यह अभिशाप हमेशा जोंगजेड के दिल पर भारी पड़ा था। जब तक जोंगजी ने अपना सिर घुमाया, लिन युआन ने पहले से ही पोजे स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग के साथ ब्रोकेड बॉक्स को दूर रख दिया था। N0 वेलबन। जोंगजी कुत्ते की तरह सूंघता रहा जब तक कि वह लिन युआन के कंधे तक नहीं पहुंच गया और लिन युआन के साथ मिलकर चलना शुरू कर दिया। लिन युआन को काफी अजीब लगा जब उसने जोंगजी को अपने बगल में चलते देखा। उसने लॉन ताओ को ये कहते हुए सुना था कि जोंगजी को शारीरिक संपर्क पसंद नहीं है, तो वह उसके साथ इतना अंतरंग व्यवहार क्यों कर रहा था। जब जोंगजी ने लिन युआन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने सहजता से कहा, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लिन युआन का मुंह खुला रह गया और उसने सदमे में जोंगजी को देखा। उसने झट से अपने और जोंगजेड के बीच कुछ दूरी बना ली और ज़ुओ मिंग के और करीब आ गया। जोंगजी को तुरंत एहसास हुआ कि उनके शब्द स्पष्ट थे। जैसे ही जोंगजी लिन युआन को पकड़ने वाला था, उसने खुद को रोक लिया। कला मंच घटक शुरू होने वाला था और वे वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए जोंगजी ने मार्शल आर्ट चरण समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उस समय उसे उस युवक का ठीक से पता चल जाएगा जिसकी गंध उसे शांत कर सकती थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 864 दूसरी भूमिका फे इवोल्यूशन मचेंट C 864 दूसरी भूमिका प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन अध्याय 864 दूसरी भूमिका। जैसे ही लिन युआन लंबे गलियारे में ज़ुओ मिंग के पीछे चला, वह मिडनाइट पैलेस के दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया। यहाँ कई छोटे कमरे क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के तीसरे स्तर पर प्रजनन कक्ष और अवलोकन कक्ष की तरह दिखते थे। लिन युआन यह नहीं बता सका कि वहाँ कितने कमरे थे, लेकिन वह क्षेत्र कम से कम 300 मीटर लंबा लग रहा था। एक कमरे के पैटर्न और बगल वाले को खाली छोड़ देने के कारण वहाँ कम से कम 60 कमरे होने चाहिए। प्रत्येक दरवाजे पर एक अलग जानवर के सिर की नक्काशी थी और प्रत्येक जानवर के सिर के मुंह में एक ड्रैगन प्रजाति का सिर था। लिन युआन ने चुपचाप अपने आप से आह भरी, चीफ गार्ड ये ड्रैगन प्रजाति के जानवरों से कितनी नफरत करते हैं। जब वे एक जानवर के सिर की कांस्य प्रतिमा के पास पहुंचे तो ज़ुओ मिंग ने उसे उठा लिया और चुनौती देने वालों को उसमें से विषय चुनने की अनुमति दी।
जुओ मिंग लिन युआन के पास गए, जो हाथ में कांस्य प्रतिमा लेकर उनके पीछे पहले व्यक्ति थे। जैसे ही लिन युआन कांस्य प्रतिमा लिन युआन को सौंपने वाले थे, जोंगजी कांस्य प्रतिमा लेने के लिए आगे बढ़े और लिन युआन से कहा, यहाँ एक विषय चुने। लिन युआन ने जोंगजी को धन्यवाद दिया और अंदर से भेड़ की खाल के स्क्रॉल में से एक को उठाने के लिए कांस्य प्रतिमा के मुंह में अपना हाथ डाला। उसने स्क्रॉल निकाला और जोंगजी को संदेह से देखा। जोंगजी की हरकतें स्पष्ट रूप से शिष्टाचार का संकेत थीं और इस अचानक मैत्रीपूर्ण रवैये ने लिन युआन को सावधान कर दिया। लिन युआन द्वारा उसे धन्यवाद देने के बाद जोंगजी की कठोर अभिव्यक्ति मुस्कुराहट में नर्म हो गई और उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी गलती से लिन युआन नाराज नहीं हुआ। यदि उसने मुझे धन्यवाद दिया होता तो उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया होता। जोंगजी कांस्य प्रतिमा के पास पहुंचे और जुओ मिंग को कांस्य जानवर के सिर की प्रतिमा लौटाने से पहले एक भेड़ की खाल का स्क्रॉल निकाला। जुओ मिंग को यह अजीब नहीं लगा कि जोंगजी ने लिन युआन की ओर दोस्ताना हाथ बढ़ाया था। राजघराने के सदस्यों के दो शिष्यों, जो एक ही उम्र के थे, का करीब आना सामान्य बात थी। हालांकि अन्य चुनौती देने वाले जो लिन युआन के बारे में उत्सुक थे, जिनकी लियू जी इतनी परवाह करते थे, वे और भी अधिक उत्सुक हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस युवक में ऐसा क्या खास था कि चीफ गार्ड ये के शिष्य के उसके लिए खड़े होने के बाद वह शेफ सुप्रीम के शिष्य के साथ इतना दोस्ताना व्यवहार करेगा। वे सभी ईर्ष्या से हरे थे। मार्शल आर्ट स्टेज में केवल 11 प्रतिभागी थे और विषयों को तुरंत चुन लिया गया। जुओ मिंग ने समय की जांच की और कहा, समय अब शुरू होगा। आप सभी एक एक प्रजनन कक्ष चुन सकते हैं। जब आप प्रजनन कक्ष में प्रवेश करते हैं तो आप अपने विषयों को देख सकते हैं और इसे कमरे के बाहर स्पिरिट गार्ड को सौंप सकते हैं। स्पिरिट गार्ड आपकी सामग्री तैयार करने में मदद करेगा और वे आपको आपकी सामग्री सौंपने के तुरंत बाद चले जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान वे आपको परेशान नहीं करेंगे। जुओ मिंग ने समय रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। प्रत्येक प्रतिभागी ने अपनी पसंद के प्रजनन कक्ष में प्रवेश किया। हालांकि लिन युआन को नहीं पता था कि उसने कौन सा विषय चुना है। उसने तुरंत एक प्रजनन कक्ष चुना। मिडनाइट पैलेस के बाहर कुल 154 युवा शिष्य ही थे। कला चरण में भाग लेने वाले 25 और मार्शल चरण में भाग लेने वाले 75 को छोड़कर कुल 54 चैलेंजर्स थे जो मार्शल आर्ट चरण में भाग ले सकते थे। 54 चुनौती देने वालों को मार्शल आर्ट स्टेज के कड़े नियमों के बारे में पता चलने के बाद केवल 11 ने मार्शल आर्ट स्टेज में भाग लेने का फैसला किया। सभी 11 प्रतिभागी बेहतरीन थे और उन्हें अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा था। भले ही लिन युआन आर्ट स्टेज घटक के विजेता के रूप में उभरने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन्हें दूसरे स्थान पर रहने का संकल्प था। वह एक क्षण भी बर्बाद नहीं करने वाला था। प्रजनन कक्ष में प्रवेश करने के बाद लिन युआन ने अपने कमरे के बाहर स्पिरिट गार्ड को सिर हिलाया और ये देखने के लिए अपना स्क्रॉल खोला कि उसका विषय क्या है। उसकी सारी गंभीरता तुरंत सहजता से बदल गई। चरणपत्र स्क्रॉल में लिखा है, 5 हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक खरगोशों को कांस्य अभिजात वर्ग से कांस्य निर्दोष में विकसित करें और एक कांस्य सामान्य हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक खरगोश को उसकी जीवन घातक चोटों से ठीक करें। अंत में उस हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट को भी कांस्य निर्दोष रूप में विकसित करें। लिन युआन ने इस विषय को चुनने से पहले अपनी बुरी किस्मत को दूर करने के लिए पॉजिटिव स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स के पराग के पहले बैच का उपयोग किया था। इसका मतलब यह था कि उनकी किस्मत ने ही उन्हें यह विषय चुनने के लिए प्रेरित किया था। इससे पहले कि लिन युआन ने संयोग से पॉजिटिव स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स का पोषण किया था, उसने कभी भी भाग्य के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि यह बहुत कमजोर और अमूर्त था। लेकिन चूंकि पॉजिटिव स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स दुर्भाग्य को दूर कर सकते थे, इसने दुनिया में दुर्भाग्य के अस्तित्व को साबित कर दिया। चूंकि दुर्भाग्य था, इसलिए सौभाग्य भी होना था। अब जबकि उसने भाग्य के प्रभाव का अनुभव कर लिया था, लिन युआन ने फारवे मैंशन से वापसी पर और अधिक फे प्राप्त करने का निर्णय लिया जो उसकी किस्मत में सुधार कर सके। 3 माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ काप भी भाग्यशाली थे। हालांकि माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ काप की किस्मत जानवरों और कीड़ों पर केंद्रित थी। उनके विशिष्ट कौशल का स्पिरिट क्यूई पेशेवरों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और वे केवल स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के जीवन को अधिक आरामदायक बना सके। N0 लिन युआन भाग्यशाली लोगों को ढूंढना चाहता था जो स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की किस्मत में सुधार कर सकें। जब वह रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में ब्राउज कर रहा था तो उसने कुछ देखा था। उनके पास बहुत अधिक मूल्य टैग थे और लिन युआन द्वारा उन्हें देखे जाने के तुरंत बाद ही उन्हें खरीद लिया गया। रेयर लाइफ फॉर्म पवेलियन में इन महंगे भाग्यशाली फे का स्तर निम्न था, जबकि उच्च स्तरीय सभी प्रमुख गुटों के हाथों में थे। बहरहाल भाग्य को बेहतर बनाने वाली युक्तियां बहुत दुर्लभ थीं। चाहे वे कितने भी महंगे क्यों न हो, किसी भी गुट ने इन जानवरों को अपनी भूमिका के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। आमतौर पर गुटों की पहली भूमिका एक निश्चित स्तर तक बढ़ने के बाद दूसरी या तीसरी भूमिका तक विस्तारित हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब सन परिवार अपने चरम पर था, तब उनके पास कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के शीर्ष पर कंडेंस हीलिंग भी थी। लिन युआन अब अपने दम पर स्काई सिटी के क्रिएशन मास्टर की भूमिका को पूरी तरह से निभा सकते हैं। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 865 लिन युआन का विषय फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 865 लिन युआन का विषय प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 865 लिन युआन का विषय अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। जिन लोगों के पास भाग्य पत्र था उन्हें कांस्य महाकाव्य फे को कस्टम ऑर्डर करने की अनुमति देने के अलावा स्काई सिटी सी ब्लिस कबीले कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड और अज्योर गार्ड के साथ भी काम कर रहा था। मास्टर डुआन ली अभी भी लिन युआन को मुफ्त श्रम प्रदान कर रहे थे, लेकिन उनका सौदा 1 महीने में हो जाएगा और मास्टर डुआन ली को अब उसके लिए प्लेटिनम वाटर पोशन बनाने में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। फारवे मैंशन से वापसी में मास्टर होंग शेन एकमात्र क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे।
हालांकि उनका समय हुक्वान के साथ बेसमेंट के निर्माण पर शोध करने और झांग जियाओबाई और बाकी लोगों को अपने सहयोगियों को विकसित करने में मदद करने में व्यतीत हुआ। मास्टर होंगशेन केवल इंसान थे। झांग शियाओबाई और बाकियों के लिए काम पूरा करने के बाद वह एंजेलफिश ऑफ ब्लिस के ग्रेड को विकसित करने में व्यस्त हो जाएंगे। इस प्रकार फार्मेमेंशन की क्रिएशन मास्टर भूमिका से वापसी निकट भविष्य के लिए स्थिर रहेगी। लिन युआन मशीन स्काई सिटी की सभी क्रिएशन मास्टर संसाधन आवश्यकताओं को प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम थी। लिन युआन को अचानक महसूस हुआ कि स्काई सिटी भाग्य को अपनी भूमिका के रूप में उपयोग करने और विकास के लिए एक नई दिशा बनाने के लिए उनकी क्रिएशन मास्टर तकनीकों का लाभ उठा सकता है। लिन युआन के कमरे के बाहर स्पिरिट गार्ड लिन युआन की कम उम्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था और उसने स्क्रॉल खोलते समय लिन युआन की अभिव्यक्ति को देखा था। इससे स्पिरिट गार्ड थोड़ा उत्सुक हो गया क्योंकि जब युवक ने अपने विषय को देखा तो न केवल वह भौचक्का नहीं हुआ बल्कि और अधिक राहत महसूस कर रहा था। कला मंच के दौरान वह कमरा भी चुना गया था जिसका प्रभारी यह स्पिरिट गार्ड था। हालांकि जब उस चुनौती देने वाले ने उनके विषय पर ध्यान दिया तो उन्होंने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। स्पिरिट गार्ड ने उस युवक की ओर देखा जब वह उसके पास आया, उसे भेड़ की खाल का स्क्रॉल दिया और कहा, आपको असुविधा के लिए खेद है। स्पिरिट गार्ड ने भेड़ की खाल का स्क्रॉल प्राप्त किया और तैयारी करने के लिए जाने से पहले विषय की जांच की। NOVALB1N। उन्हें यकीन था कि इस युवक के उदास न दिखने का एकमात्र कारण ये था कि उसने पहले ही अपने भाग्य के सामने खुद को समर्पित कर दिया था। चुना गया विषय वह था जिसने क्रिएशन मास्टर की फे के ग्रेड को सबसे अधिक विकसित करने की क्षमता का परीक्षण किया। लिन युआन ने स्पिरिट गार्ड को प्रजनन कक्ष में विशाल अलमारियों की ओर जाते हुए देखा। अलमारियां में कुल मिलाकर 1000 से अधिक दराजें थीं और स्पिरिट गार्ड नीचे दाएं कोने पर एक दराज खोलने के लिए नीचे पहुंचा और उसके भीतर से एक डायमंड फे भंडारण बॉक्स निकाला। कमरे से बाहर निकलने से पहले उन्होंने लिन युआन को डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स दिया। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि प्रश्न को पूरा पढ़ने और सामग्री प्राप्त करने में उसे आधे मिनट से भी कम समय लगा। लिन युआन ने डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स के अंदर का सारा सामान काम की मेज पर खाली कर दिया और 5 बैंगनी आंखों वाले हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक खरगोशों को उत्सुकता से उसे घूरते हुए देखा। उनके फ्लॉपी कानों में हर थोड़ी देर में तेज बिजली चमकने लगती थी। 5 स्वस्थ लटकते कान वाले इलेक्ट्रिक खरगोशों के अलावा एक बेहद कमजोर खरगोश भी था जो एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था। उसके कान ढीले पड़े थे और जले हुए काले थे। साफ था कि यह गंभीर रूप से घायल था। घायल हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट की स्थिति की जांच करने के बाद लिन युआन ने सुनिश्चित किया कि यह मरने वाला था। ये भेड़ की खाल के स्क्रॉल में उल्लिखित लटकता हुआ कान वाला इलेक्ट्रिक खरगोश था जिसे लिन युआन को ठीक करने की आवश्यकता थी। हालांकि लटकते कान वाले इलेक्ट्रिक खरगोश की अभिव्यक्ति प्यारी थी, इसे पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता था और इसके लंबे नर्म कान थे जिन्हें गर्म रखने के लिए किसी की गर्दन के चारों ओर लपेटा जा सकता था। यह एक बहुत ही हिंसक और लड़ाकू जानवर था। गंभीर रूप से घायल हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के बाद बिजली की पुनरावृत्ति की चपेट में आ गया होगा और इसकी जड़ें क्षतिग्रस्त हो गई होंगी। 6 हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक खरगोशों के अलावा डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में विभिन्न प्रकार की दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों का एक बड़ा ढेर भी था। हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट्स को विकसित करने और ठीक करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अतिरिक्त आध्यात्मिक सामग्रियां केवल कठिनाई को बढ़ाने के लिए हो सकती थीं। लिन युआन ने सिल्वर एनेस्थेटिक लीफ को चुना जो आमतौर पर क्रिएशन मास्टर्स और हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों द्वारा उपयोग किया जाता था। क्रिएशन मास्टर्स और हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों द्वारा समर्थित होने के बावजूद एनेस्थेटिक लीफ फी को ठीक नहीं कर सका, लेकिन सेवन करने पर फी को सुला सकता है ताकि उपचार के दर्द को कम किया जा सके। स्काई सिटी ने क्रिएशन मास्टर दिशा की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया। जब लिन युआन फे का पालन पोषण कर रहा था तो एनेस्थेटिक लीफ उसके लिए बहुत जरूरी थी। समय बचाने के लिए लिन युआन ने हमेशा स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फे का पालन पोषण किया। एनेस्थेटिक लीफ के बिना अधिक बुद्धिमान फे को याद होगा कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र कैसा दिखता था और लिन युआन ऐसा नहीं करना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने 6 हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक खरगोशों को एनेस्थेटिक पत्तियां खिलाईं और वे जल्दी ही सो गए। इसके बाद लिन युआन ने जीनियस को बुलाया जिसने तुरंत अपनी 5 बड़ी पूंछें फैला दी। जीनियस तेजी से लिन युआन के कंधे तक पहुंचा और उसने अपना चेहरा लिन युआन के गाल पर धकेलते हुए कहा, युआन, चिमी आज रात लाइव स्ट्रीम करने जा रहा है। मैं इसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम को सजाने में मदद कर रहा था। इससे लिन युआन के मन में एक सवाल खड़ा हो गया, चिमी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में क्या खराबी थी कि जीनियस को इसे सजाने में मदद की जरूरत पड़ी। लेकिन इससे पहले कि लिन युआन आगे सोच पाता, उसने जीनियस से कहा, जीनियस, उन आध्यात्मिक सामग्रियों को चुने जो इन 6 लटकते कान वाले इलेक्ट्रिक खरगोशों को विकसित और ठीक कर सकें। लिन युआन ने घायल हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट के जले हुए कानों पर अपना हाथ रखा और हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट के शरीर में बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति डालने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित की। कुछ ही समय बाद हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट ठीक हो गया और इसकी गुणवत्ता कांस्य निर्दोष हो गई। लिन युआन ने अब तक केवल 6 मिनट का उपयोग किया था। जब भी लिन युआन ने महाकाव्य की गुणवत्ता को विकसित किया तो उन्होंने अधिकांश समय दोषरहित से महाकाव्य तक के विकास के चरण में बिताया। फे को दोषरहित गुणवत्ता में विकसित करने के लिए बहुत अधिक स्पिरिट क्यूई की आवश्यकता नहीं थी और लिन युआन तब भी ऐसा कर सकता था जब वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में नहीं था। विषय को देखने के क्षण से ही लिन युआन को पता था कि प्रश्न निर्धारित करने वाला व्यक्ति क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 866 युवा हमेशा नायक के रूप में उभरे हैं। फे इवोल्यूशन मचेंट सी 866 युवा हमेशा नायक के रूप में उभरे हैं। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12 बज के 44 मिनट ट्रू विथ फुल स्क्रीन।
अध्याय 866 युवा हमेशा नायक के रूप में उभरे हैं। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन को यह भी पता था कि सामान्य क्रिएशन मास्टर्स इस विषय पर कैसे विचार करेंगे। अन्य क्रिएशन मास्टर्स अन्य हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट को सामान्य से विशिष्ट गुणवत्ता में विकसित करने से पहले घायल हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक रैबिट को ठीक करेंगे। इसके बाद वे एक ग्रेड 3 स्पिरिट तरल पदार्थ की बोतल तैयार करेंगे जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कांस्य ग्रेड फीस को एलीट से फ्लॉलेस में विकसित करना है। ग्रेड 3 स्पिरिट तरल पदार्थ की बोतल बनाने में कुछ समय लगेगा। क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स के लिए एक फे के लिए ग्रेड 3 स्पिरिट तरल पदार्थ बनाना आसान था, लेकिन ये 6 फे के लिए पर्याप्त स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने की उनकी शक्ति की सच्ची परीक्षा होगी। जीनियस को 6 फे विकसित करने के लिए पर्याप्त ग्रेड 3 स्पिरिट तरल पदार्थ तैयार करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और थोड़ी सी गलती के परिणामस्वरूप पूरी विफलता होगी। फिर भी लिन युआन ने अपना विषय 17 मिनट और 40 सेकंड में पूरा कर लिया था। लिन युआन ने ज़ुओ मिंग को देखने के लिए प्रजनन कक्ष से बाहर निकलने से पहले स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उन आध्यात्मिक सामग्रियों को संग्रहित किया था जिन्हें जीनियस ने चुना था। ज़ुओ मिंग तेजी से लिन युआन का स्वागत करने के लिए चला गया क्योंकि उसे लगा कि प्रतिस्पर्धा करते समय एक मुद्दा उत्पन्न हो गया था। अधिकांश क्रिएशन मास्टर स्पिरिट तरल पदार्थ बनाते समय कुछ आध्यात्मिक सामग्रियों को बर्बाद कर देंगे। हालांकि मार्शल आर्ट स्टेज के कला स्टेज घटक के लिए आध्यात्मिक सामग्री का एक अतिरिक्त सेट तैयार किया गया था। ज़ुओ मिंग ने सोचा, क्या रेडिएंट मून पैलेस के यंग लॉर्ड मुझसे आध्यात्मिक सामग्रियों का एक और सेट तैयार करने के लिए कहने आ रहे हैं? यदि ऐसा है तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। यदि स्पिरिट तरल पदार्थ के मिश्रण के दौरान कोई बर्बादी हुई है तो अवश्य ही कोई गलती हुई होगी। ऐसी स्थिति में कला मंच घटक में शीर्ष कुछ में आना असंभव होगा। जैसे ही ज़ुओ मिंग लिन युआन से पूछने ही वाला था कि क्या हुआ था, लिन युआन ने स्पष्ट और उज्ज्वल आवाज में कहा, वरिष्ठ ज़ुओ मिंग, मैंने अपना विषय समाप्त कर लिया है। लिन युआन ने अपने परिणामों का आकलन करने के लिए ज़ुओ मिंग का इंतजार किया। ज़ुओ मिंग ने जल्दी से समय रिकॉर्ड किया और बिल्कुल चौंक गया। अभी इतना समय नहीं हुआ है। जब से मैंने समय रिकॉर्ड करना शुरू किया है केवल 18 मिनट ही हुए हैं। क्या कक्षा 5 के 3 क्रिएशन मास्टर्स द्वारा निर्धारित विषय को इतनी जल्दी पूरा करना संभव है? यहाँ तक कि लॉर्ड बैम्बू मोनाक के शिष्य को भी 24 मिनट लगे। हालांकि ज़ुओ मिंग ने लिन युआन पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, यंग लॉर्ड, मुझे देखने दो। NOVALBIN। आमतौर पर यह स्पिरिट गार्ड ही होना चाहिए जिसने लिन युआन की आध्यात्मिक सामग्री तैयार की थी और लिन युआन के परिणामों की जांच की थी। परीक्षण की कठिनाई के कारण स्पिरिट गार्ड केवल 20 मिनट के बाद प्रजनन कक्षों के बाहर पहरा देने के लिए लौट आए। इस प्रकार इस समय लिन युआन के परिणामों की जांच करने के लिए केवल ज़ुओ मिंग ही उपलब्ध था। जब ज़ुओ मिंग ने प्रजनन कक्ष में प्रवेश किया तो उसने तुरंत 6 सोते हुए हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक खरगोशों को देखा। सिल्वर एनेस्थेटिक लीफ का मजबूत प्रभाव था और हैंगिंग ईयर इलेक्ट्रिक खरगोश कम से कम 2 घंटे सोते थे। ज़ुओ मिंग ने प्रत्येक लटकते कान वाले इलेक्ट्रिक खरगोश की सावधानीपूर्वक जांच की जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि वे सभी कांस्य निर्दोष तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने आश्चर्य को दबाते हुए कहा, लॉर्ड लिन युआन, मैंने मार्शल आर्ट चरण के कला घटक के आपके परिणामों की पुष्टि कर दी है। आप पहले स्थान पर हैं। लिन युआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ ज़ुओ मिंग, मैं मार्शल आर्ट स्टेज के मार्शल घटक की तैयारी के लिए महल के बाहर के क्षेत्र में जा रहा हूं। ज़ुओ मिंग ने जल्दी से सिर हिलाया और बेहद सदमे में देखा जब लिन युआन लंबे गलियारे से गायब हो गया। उसने अपने पैर पर चिकोटी काटी और दर्द ने उसे याद दिलाया कि वह सपना नहीं देख रहा था। उन्होंने खुद से पूछा कि चंद्रमा महारानी का शिष्य वास्तव में कितने साल का था। उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के पास इस स्तर की निर्माण मास्टर शक्तियां होना बहुत अविश्वसनीय था। मिडनाइट पैलेस के अंदर और बाहर हर कोई सांस रोककर यह देखने का इंतजार कर रहा था कि कौन सबसे पहले लंबे गलियारे से बाहर निकलेगा और मार्शल आर्ट स्टेज के आर्ट स्टेज घटक में पहला स्थान लेगा। हालांकि वे सभी आश्वस्त थे कि शेफ सुप्रीम का शिष्य ही वह शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा। उसी समय प्रसन्नचित स्वभाव वाला एक शांतचित युवक लंबे गलियारे से बाहर चला गया। उसकी चाल में इतनी दृढ़ता थी कि उसे देखने वाले हर किसी को गर्मजोशी का एहसास होता था। लेकिन जब उन्होंने उस युवक की आकृति देखी तो मिडनाइट पैलेस के अंदर और बाहर से चीख पुकार मच गई। उन सभी में सबसे अधिक आश्चर्यचकित चंद्रमा महारानी थी। हालांकि जब लिन युआन ने भाग लेने का फैसला किया तो मून महारानी ने मार्शल आर्ट स्टेज को एक तमाशा के रूप में देखना बंद कर दिया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह शीर्ष कुछ में से एक के रूप में सामने आएगा। जैसे ही उसने लिन युआन को देखा, चंद्रमा महारानी दंग रह गई। अपरिपक्व और जिद्दी युवक ने न केवल कला मंच घटक के शीर्ष कुछ में स्थान प्राप्त करके उसकी अपेक्षाओं को पार कर लिया था, बल्कि प्रथम स्थान पर भी आया था। उसके झटके के बावजूद चंद्रमा महारानी की पहले से ही सीधी मुद्रा सीधी हो गई। उसने तब तक चारों ओर देखा जब तक उसकी नज़र शेफ सुप्रीम पर नहीं पड़ी और वह कह रही थी, क्या तुमने वह देखा? मेरा शिष्य नंबर 1 है। मून एम्प्रेस को दिखावा करने की आदत नहीं थी और कक्षा 5 क्रिएशन मास्टर बनने के बाद भी उन्होंने अपना शांत पानी गहरा चलता है संयम बनाए रखा। लेकिन अब जब लिन युआन ने युवा वर्ग के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है तो वह उस समय से भी अधिक खुश थी जब उसने अपनी उपलब्धियां अर्जित की थीं। उसी क्षण एक कठोर आवाज में चिल्लाया, युवा हमेशा नायक के रूप में उभरे हैं। ज़ियुए, ये युवक वास्तव में आपके शिष्य की पदवी पर खरा उतरता है। चंद्रमा महारानी तुरंत सहमत नहीं हुई। इसके बजाय उसने कहा, भले ही वह मेरा शिष्य नहीं था, उसकी प्रभावशाली क्षमताएं निर्विवाद हैं। चंद्रमा की महारानी आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, मैं पहले से ही प्रभावित थी जब उन्होंने मुझे गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती दिए। किसने सोचा होगा कि 2 दिन बाद ही वह मुझे फिर से आश्चर्यचकित कर देगा।
मून एम्प्रेस को अच्छी तरह से पता था कि कला मंच घटक के विषय को पूरा करने के लिए किस स्तर की शक्ति की आवश्यकता होगी। शेफ सुप्रीम की सीट के पास से एक जोरदार आवाज चिल्लाई, चांगलिन, जियोलिन ने आज स्टेज घटक में पहला स्थान जीता। वह आपके कनिष्ठ शिष्य से कहीं बेहतर है। जब वे लौटेंगे तो मेरे पिता निश्चित रूप से उन्हें रसोई में वापस खींच लेंगे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 867 क्रोधित शेफ सुप्रीम। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 867 क्रोधित शेफ सुप्रीम। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 867 क्रोधित शेफ सुप्रीम। ली चांगलिन ने स्तब्धता के साथ कहा, चाहे मार्शल स्टेज घटक के दौरान कुछ भी हो, आज स्टेज घटक में जियो युआन की जीत ने उसे मार्शल आर्ट स्टेज में शीर्ष 2 में स्थान दिला दिया होगा। जब हम लौटें तो अपने पिता से अपने आखिरी स्पिरिट सेवरी पिग को छोड़ने के लिए कहें ताकि मैं इसे जियो युआन के लिए पका सकूं। जब शेफ सुप्रीम ने अपनी बेटी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसने रास्ते में ही समझ लिया था कि चंद्रमा की महारानी उसकी ओर देख रही थी। सच कहूं तो शेफ सुप्रीम भी हैरान थे कि लिन युआन 20 मिनट से कम समय में अपना विषय समाप्त करने में सक्षम थे। ये ठीक होता यदि कोल्ड मून और मिस्टिक मून ने अपने युवा भगवान की प्रशंसा की होती, लेकिन उनकी बेटी भी उनकी प्रशंसा क्यों गा रही थी? उसने यहाँ तक कहा था कि वह ज़ोंग-जी से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा क्रिएशन मास्टर शक्तियों में ज़ोंग-जेड के उनके प्रशिक्षण को रसोई में घसीटे जाने जैसा क्यों कहा गया? उन्होंने जिस क्रिएशन मास्टर तकनीक का पेटेंट कराया था उसमें आध्यात्मिक सामग्रियों को पूरी तरह से संयोजित करने के लिए खाना पकाने के तरीकों का उपयोग करना शामिल था। जिस तरह से किसी ने आध्यात्मिक सामग्रियों को पूरी तरह से संयोजित किया वह जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण की एक तरह की अभिव्यक्ति थी। बैम्बू मोनाक कक्षा 5 का एकमात्र क्रिएशन मास्टर था जिसने स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने के लिए पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया था। चंद्रमा की महारानी ने आध्यात्मिक सामग्री की आभा, सार और उपस्थिति को परिष्कृत करने के लिए चंद्रमा की किरणों का उपयोग करने की अपनी विशेष विधि का उपयोग किया। उसने इन सभी अलग अलग कारकों को मिलाकर एक प्रकार की सुगंध तैयार की जैसे कि वह इंजीनियरिंग सुगंध थी। शेफ सुप्रीम को याद आया कि जब उनकी बेटी छोटी थी तो वह कितनी विचारशील थी। लेकिन जिस क्षण से उन्होंने ली चांगलिन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, ली चांगलिन ने शेफ सुप्रीम की बेटी को सभी प्रकार के स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया। उनके एक साथ रहने से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जब शेफ सुप्रीम ली चांगलिन पर रैगिंग कर रहे थे, ली चांगलिन ने बोलना शुरू कर दिया। ली चांगलिन ने जो कहा उससे शेफ सुप्रीम की पहले से ही धूमिल अभिव्यक्ति और अधिक काली हो गई। देखना देखना, दुष्ट ली चांगलिन जो कुछ भी करता है वह मुझे सिर दर्द देता है। वह वास्तव में चाहता है कि मेरी बेटी मुझे अपना आखिरी स्पिरिट सेवरी पिग छोड़ने के लिए मनाए। वह अपनी पत्नी को अपने मालिक और ससुर से चोरी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास केवल एक स्पिरिट सेवरी पिग बचा है। आप मुझसे इसे छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? किचन फ्रेग्रेंस पैलेस का अब कोई खास नाम नहीं रहेगा। बू लैंग कभी भी बांस सम्राट से पूरे बैंगनी बांस के जंगल को काटने के लिए नहीं कहेगा और लिन युआन कभी भी 2 सिल्वर स्टेमिंग गोल्डन लस्टर कैसियास को नहीं काटेगा। जब शेफ सुप्रीम के पहले शिष्य की बात आई तो वास्तव में उसकी बुद्धि चरम पर थी। जब कुछ दिन पहले उन्होंने ली चांगलिन को डांटा था तो उनकी बेटी तुरंत भड़क उठी थी। यदि उन्होंने और भी अधिक कहा होता तो उनकी बेटी वास्तव में ली चांगलिन के साथ फिर से भाग सकती थी। अनुभवी और शीर्ष गुट के नेताओं ने सुना था कि मून महारानी और कठोर आवाज वाले व्यक्ति ने क्या कहा था। अब उन्हें पता चल गया कि लिन युआन वास्तव में कौन था। हालांकि उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि लिन युआन मून महारानी का शिष्य था। इससे ज्यादा आश्चर्य की बात कुछ नहीं हो सकती जब एक 18 वर्षीय युवक शेफ सुप्रीम के शिष्य को हराकर मार्शल आर्ट स्टेज के आज स्टेज घटक में पहला स्थान हासिल करने में सफल रहा। शेफ सुप्रीम का सबसे छोटा शिष्य पहले से ही 23 साल का था। लिन युआन शक्ल से ज़ोंग-जी से 4 या 5 साल छोटा लग रहा था। अब यह उचित लग रहा था कि लिन युआन मून महारानी की शिष्या थी। जैसे ही लिन युआन अपने दोस्तों के समूह में फिर से शामिल होने के लिए आगे बढ़ा, अनुभवी और शीर्ष गुट के नेताओं ने लॉन्गतू और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के पहले बुजुर्ग की ओर देखा। लॉन्गतू और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन के पहले बुजुर्ग हैरान नहीं दिखे और यह स्पष्ट था कि वे लिन युआन की पहचान के बारे में पहले से ही जानते थे। अन्य शीर्ष और अनुभवी गुट इस बात से बेहद ईर्ष्यालु थे कि कोइलिंग ड्रैगन वैली और डार्क क्लाउड्स बर्ड श्राइन ने मून एम्प्रेस के शिष्य के साथ संबंध बना लिया था। अन्य कोई भी अनुभवी और शीर्ष गुट का नेता गाओ पेई को एक नज़र भी नहीं छोड़ना चाहता था। गार्डिये बैंक्वेट में गाओ पेई सबसे बड़े विजेता थे। न केवल उनका बेटा समूह का हिस्सा था बल्कि वह लॉन्गताओ और ली हुआन की तुलना में मून महारानी और चीफ गार्डिये के शिष्यों के भी करीब लग रहा था। इसके अलावा गाओ फैंग ने सिकाडा सॉन्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और इसकी घोषणा होने की संभावना थी। गार्डिये बैंक्वेट में सिकाडा सॉन्ग के शिष्य, ऐसे बेटे को पाने के लिए गाओ पेई का भाग्य अद्भुत होगा। जहां तक सन निंगजियांग का सवाल है, अनुभवी और शीर्ष गुट के नेता फटे हुए थे। ऐसी अफवाहें थीं कि सन परिवार में कुछ बदलाव हुए हैं और यह संभावना थी कि वे शीर्ष गुटों की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में देखने लायक कुछ और भी है। शीर्ष गुटों को शिकार बनाने का इरादा रखने वाले कई शीर्ष गुट उथल पुथल में थे। उस पल में ज़ोंग-जी लंबे गलियारे से बाहर चला गया और शेफ सुप्रीम की अभिव्यक्ति हल्की हो गई। कला मंच घटक शुरू हुए लगभग 23 मिनट हो चुके थे और उम्मीद थी कि ज़ोंग-जी ऐसे समय में सामने आएगा। जब उन्होंने ज़ोंग-जी को देखा तो बांस सम्राट, जो गूलैंग के कला मंच में प्रवेश करने के बाद से ज्यादातर चुप था, ने कहा, मार्शल स्टेज घटक में भाग लेने के लिए तैयार 2 साथी आ गए हैं। बांस सम्राट ने चंद्रमा महारानी की ओर देखा। जब तक ज़ोंग-जी गूलैंग के आसपास था उसने ज़ोंग-जी की शक्तियों को स्वयं देखा था।
मार्शल स्टेज घटक ये प्रदर्शित करेगा कि युद्ध के समय मून महारानी का शिष्य कितना शक्तिशाली था। अल्पविराम। गाओ फैंग लिन युआन पर झपटे और उसे भालू के गले से लगा लिया। जब गाओ फैंग किसी के कंधे को थपथपाते थे तो व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई ब्लॉक उन पर लगा हो। आलिंगन के दौरान लिन युआन को ऐसा लगा जैसे कोई टैंक उसे कुचल रहा हो। गाओ फैंग द्वारा निचोड़े जाने के बाद लियू जी ने लिन युआन का लाल चेहरा देखकर जल्दी से उन्हें अलग कर दिया। लॉन्ग ताओ, ली हुआन और सन निंगजियांग ने भी उनसे संपर्क किया। गाओ फैंग ने हंसते हुए कहा, बधाई हो भाई, आप कला मंच घटक को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। लिन युआन मुस्कुराया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने आज स्टेज घटक जीता था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 868 जोंगजेस मित्रता। फे इवोल्यूशन मचेंट। सी 868 जोंगजेस मित्रता। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 868 जोंगजी की मित्रता। लिन युआन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह भाग्य के कारण कलाचरण घटक में पहला स्थान जीतने में सक्षम था। यदि उन्होंने कोई अन्य विषय चुना होता तो वे अंतिम स्थान पर आ सकते थे। जब लिन युआन ऐसे सच्चे दोस्तों से घिरा हुआ था तो वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। लॉन्गताओ ने लिन युआन को बधाई देने के बाद जोंगजी की ओर देखा और भौहें चढ़ा दी। वह लिन युआन से कहने लगा, लिन युआन, आप जोंगजी की शक्तियों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। वह जोंगजी शक्तियों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। हालांकि वह इस बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि वह जोंगजेड के साथ लड़ाई के दौरान ट्रू डेटा का उपयोग करके जोंगजेड के दुश्मनों की जांच कर सकेगा और उन दुश्मनों के बारे में पूरी तरह से समझ सकेगा। हालांकि जोंगजी एक क्रिएशन मास्टर था और लिन युआन के प्रतिद्वंद्वियों की जांच भी कर सकता था, लिन युआन का मार्शल स्टेज घटक के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वियों को बुलाने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार जोंगजी की क्रिएशन मास्टर क्षमताएं लड़ाई के दौरान बेकार हो जाएंगी। नोव एल्प 1N। चूंकि वह मार्शल आर्ट स्टेज का चैंपियन बनने से एक लड़ाई दूर था और उसका प्रतिद्वंद्वी जोंगजे था, लिन युआन को लगा कि अब पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का उपयोग करने का समय आ गया है। अब जब वह जानता था कि लिन युआन को जोंगजी की शक्तियों के बारे में नहीं पता था, तो लॉन्गताओ ने रेडियंस सेक्रेड हॉल में उस समय के बारे में सोचा जब उसने जोंगजेड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, जोंगजी ने ज्यादातर अग्नि प्रकार के फे को अनुबंधित किया है और पाश्विक शक्ति का उपयोग करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसकी अचानक विस्फोटक शक्ति पर नजर रखनी होगी। लॉन्गताओ ने और अधिक विस्तार से नहीं बताया क्योंकि रेडियंस सेक्रेड हॉल में लड़ाई गुप्त थी और क्योंकि लॉन्गताओ और जोंगजे की लड़ाई को कुछ समय बीत चुका था। जोंगजी की शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ गई थी। लॉन्गताओ को डर था कि अगर उसने लिन युआन को उनकी पिछली लड़ाई के बारे में बताया तो उसे जोंगजी की शक्तियों के बारे में गलतफहमी हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो लॉन्गताओ लिन युआन की हार का कारण बन सकता है। इसलिए लॉन्गताओ ने लिन युआन को केवल एक सामान्य विवरण और सलाह दी। भीषण आग की उस बार से लॉन्गताओ लगभग जलकर राख हो गया था। लॉन्गताओ ने जो कहा उसे सुनकर लिन युआन की आंखें चमक उठीं। लिन युआन के लिए यह बहुत अच्छी खबर थी अगर जोंगजी मुख्य रूप से अग्नि प्रकार के फे का उपयोग करता था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट में कानूनों के कारण लिन युआन ने विभिन्न तत्वों के प्रति प्रतिरोध प्राप्त कर लिया था। वह अंधेरे प्रकार के विरुद्ध सबसे अधिक प्रतिरोधी था और अग्नि प्रकार के विरुद्ध दूसरा सबसे अधिक प्रतिरोधी था। बर्फीले लपटों का कानून था जिसे गिल्ड फ्लेम्स ड्रैगन लाइस ने समझ लिया था। जब वह पहली बार स्काई सिटी में शामिल हुए तो लॉ क्रिस्टल के टुकड़े डुआन्हे द्वारा आपूर्ति किए गए थे। हालांकि गिल्ड फ्लेम्स ड्रैगन लिस लॉ क्रिस्टल पूरा नहीं हुआ था, ये लगभग 70 या 80% पूरा था। बदकिस्मत गिल्ड फ्लेम्स ड्रैगन लाइस को थंडरवेव स्काई कैट स्नेल और 6 हेडेड सी डेमन स्नैक द्वारा मारा जाना था, अन्यथा इसका लॉ क्रिस्टल इतना संपूर्ण रहता। इसलिए जोंगजेड के खिलाफ लड़ाई में लिन युआन को फायदा हुआ था। यदि जोंगजेड के दुश्मन पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की स्कर्ट पर उकेरे गए कानूनों के समान नहीं थे तो लिन युआन को स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना होगा, भले ही उसने सभी युद्ध कौशल और लड़ने की क्षमताओं का उपयोग किया हो। रेडियंस फेडरेशन में दर्ज किया गया था। ऐसे करीबी मुकाबले के दौरान स्थानिक ऊर्जा से भरे स्थान को दूसरे आयाम में स्थानांतरित करने के लिए ईथर जेलीफिश के स्थानिक बदलाव का उपयोग करना संभव नहीं होगा। ईथर जेलीफिश का स्थानिक बदलाव एक बड़े विस्फोटक हमले को स्थानांतरित करने के लिए बेहतर अनुकूल होगा। लिन युआन स्थानिक बदलाव के एक बार के उपयोग के लिए इतनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। अब जब वह जोंगजेड के प्रकार को समझ गया तो लिन युआन को आश्वासन की भावना महसूस हुई। बिग ब्रदर लॉन्ग, मैं सावधान रहूंगा। जब लॉन्गताओ ने लिन युआन की आंखों में देखा तो उसे कोई घबराहट नहीं बल्कि दृढ़ आत्मविश्वास दिखाई दिया। लॉन्गताओ को पता था कि लिन युआन की शक्तियां उसकी कल्पना से परे थीं और वह जोंगजी और लिन युआन के बीच लड़ाई की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जोंगजी गू लैंग के पास गया और उसकी नज़र लिन युआन पर पड़ी। गू लैंग ने नकली मुस्कान के साथ पूछा, क्या गलत है? क्या आपके आत्मविश्वास को झटका लगा है? क्या आप? गू लैंग ने बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसने देखा कि जोंगजी निराश नहीं दिख रहा था बल्कि उत्साहित था। उसकी आंखों में भी जोश की हल्की सी चमक थी। बिग ब्रदर गू लैंग, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो आज लड़ने के मेरे जुनून को रोक सकता है। गू लैंग पूरी तरह से भ्रमित था। जोंगजी की बदकिस्मती उसके श्राप के कारण एक रहस्य थी जिसने किचन फ्रेग्रेंस पैलेस की दीवारों को कभी नहीं छोड़ा। शेफ सुप्रीम को यह एहसास होने के बाद कि वह जोंगजी की बुरी किस्मत को दूर नहीं कर सकते, उन्होंने बैम्बू मोनाक और मून एम्प्रेस से मदद नहीं मांगी। इस प्रकार गू लैंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जोंगजी युद्ध को लेकर इतना कट्टर क्यों था। जोंगजी ने गू लैंग को पकड़ लिया और कहा, चलो चलें।
हमें उनसे अपना परिचय कराना चाहिए। इससे पहले कि गु लैंग प्रतिक्रिया दे पाता, जोंगजी उसे पहले से ही उस ओर खींच रहा था जहां लिन युआन था। होश में आने के बाद भी गु लैंग ने अपना हाथ जोंगजी की पकड़ से मुक्त नहीं किया। उसे लगा कि अपना परिचय देना सामान्य बात है। उसके लिए मून एम्प्रेस और चीफ गार्ड ये के शिष्य को जानना जरूरी था, क्योंकि वे भविष्य में काफी मात्रा में बातचीत करेंगे। हालांकि गु लैंग को समझ नहीं आया कि ठंडे जोंगजी ने अपना परिचय देने की पहल क्यों की। क्या ऐसा हो सकता है कि जोंगजी को आज स्टेज घटक के बाद मून एम्प्रेस के शिष्य के साथ सौहार्द की भावना महसूस हुई हो। जोंगजी ने गु लैंग को लिन युआन के पास खींच लिया और गाओ फैंग को लिन युआन के कंधे पर हाथ रखते हुए देखा। जोंगजी को लगा कि लिन युआन के समूह में सभी की नजरें उस पर हैं, और उसने कहा, मेरा नाम जोंगजी है। जोंगजी आगे बढ़े और खुद को गाओ फैंग और लिन युआन के बीच में डाल दिया। गाओ फैंग एक तरफ चले गए और मान लिया कि जोंगजी और लिन युआन पहले से ही परिचित थे। जोंगजी ने सामग्री को सूंघना शुरू किया और महसूस किया कि वह खुशबू जो उसकी बुरी किस्मत को दबा सकती थी, मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 869 ये कहने के लिए आओ। फे एवोल्यूशन मचेंट। सी 869 ये कहने के लिए आएं। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 869 ये कहने के लिए आएं। जोंगजी ने अपना सिर झुकाया और लिन युआन के करीब आ गया। चूंकि जोंगजी लिन युआन से लंबा था, ऐसा लग रहा था कि वह लिन युआन के बालों को सूंघ रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें से बदबू तो नहीं आ रही है। जिया क्षेत्र में अपनी कमजोर स्थिति में भी लिन युआन अभी भी हर दिन स्नान करता था, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों न हो। उनके अब मजबूत होने के बावजूद यह नहीं बदला था। इसके अलावा उन्होंने अपने शरीर की अशुद्धियों को साफ करने के लिए सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत का उपयोग किया था। भले ही वह जीवन भर न नहाए, उसके बालों से दुर्गंध नहीं आएगी। अचानक उसने सोचा कि जोंगजी ने कैसे कहा था कि उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उस पल में लिन युआन को एहसास हुआ कि जोंगजी पॉजेस स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग की गंध का जिक्र कर रहा था। लिन युआन ने जोंगजी को अजीब तरह से देखा। पॉजेस स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड पराग इस मायने में खास था कि केवल दुर्भाग्य से पीड़ित लोग ही इसकी गंध का पता लगा सकते थे। दुर्भाग्य जितना प्रबल होगा, पॉजेस स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग की गंध उतनी ही अधिक आकर्षक होगी। जब लिन युआन ने पॉजेस स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स पराग खाया तो उसे कुछ भी गंध नहीं आई। उसके गले में बस हल्की सी तीखी चुभन थी। क्या जोंगजी की किस्मत भी उसके साथ खराब हो सकती है? लिन युआन को आश्चर्य हुआ। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से थोड़ी मात्रा में पराग उठाया जो काम की मेज पर गिर गया था और उसे अपनी उंगलियों के बीच कुचल दिया। उसने तुरंत जोंगजेड के चेहरे पर उत्साह की झलक देखी और जोंगजी की सूंघना तेज हो गया। वह लगभग कुत्ते जैसा दिखता था। अब जब उसने इसका परीक्षण कर लिया था, लिन युआन ने उसके अनुमान की पुष्टि कर दी थी। जोंगजी का दुर्भाग्य उसके साथ था। जोंगजी पराग के प्रति कितना संवेदनशील था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका दुर्भाग्य काफी गंभीर था। जोंगजी एक अमित्र व्यक्ति था और उसने खुद को लिन युआन के समूह में शामिल करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा। गु लैंग एक दयालु व्यक्ति थे। अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के उनके स्पष्ट प्रयासों के बाद लिन युआन, लियू जी, लॉन्ग ताओ, ली हुआन, गाओ फैंग और सन निंगजियांग सभी ने उनके साथ आराम से बातचीत करना शुरू कर दिया। अनुभवी और शीर्ष गुट के अन्य युवा शिष्य अब इस समूह से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगे थे। जेंग का युआन इंडिगो एज्योर सिटी में जहां भी जाते थे उन्हें सेकंड यंग मास्टर के रूप में संबोधित किया जाता था। लेकिन जब से मियाओ जुओ को बाहर निकाला गया, जेंग का युआन ने अपने समर्थन का मुख्य स्रोत खो दिया था और उसे अपने हर काम में सतर्क रहना पड़ता था। शुरू में उनका इरादा मार्शल स्टेज में भाग लेने का था, लेकिन घबराहट में उन्होंने अंत में इसमें शामिल न होने का फैसला किया। गार्डिये बैंक्वेट से पहले मियाओ क्यूई ने उसे मियाओ जुओ के पक्ष में रहने का निर्देश दिया था। अब जब मियाओ जुओ के साथ इतना गंभीर मामला हो गया है तो उसे फंसाया ही जाएगा, चाहे मियाओ क्यूई उसे कितना भी प्यार करे। मियाओ परिवार ने गुस्से के कारण जेंग परिवार को भी छोड़ दिया। जैसे ही उसने उस स्थिति के बारे में सोचा जो निकट भविष्य में उसका इंतजार कर रही थी, जेंग का युआन ने अपनी ताकत जुटाई और लिन युआन के समूह की ओर चल दिया। वह चीफ गार्डिये के शिष्य से पूछना चाहता था कि क्या वह मियाओ जुओ को माफ कर सकता है, और क्योंकि उसे लगा कि उसका मिलनसार स्वभाव उसे समूह में शामिल होने और चीफ गार्डिये, शेफ सुप्रीम और बैम्बू मोनाक के शिष्यों से दोस्ती करने का मौका दे सकता है। जेंग का युआन को लगा कि हर कदम पर उसके पैर कांप रहे हैं। जिस समूह से वह संपर्क कर रहा था उसका रुतबा इतना ऊंचा था कि वह कभी भी उनसे तुलना नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि मियाओ जुओ भी नहीं, जिसके साथ जेंग का युआन को अपना सिर झुकाकर रखना पड़ता था, उन युवकों की स्थिति की तुलना नहीं कर सकता था। अन्यथा मियाओ जुओ को थोड़ी सी भी गलती करने पर मानसिक चोट नहीं लगती। जब जोंगजी ने जेंग का युआन को अपनी ओर आते देखा तो उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं। ठंडा और दूर का जोंगजी हमेशा ऐसे आयोजनों में उसके पास आने वाले लोगों से नफरत करता था, अतः उसकी अभिव्यक्ति ठंडी होने लगी। अगर यह कोई और समय होता तो वह जेंग का युआन पर चिल्लाकर कह देता कि भाग जाओ। जोंगजी महल के बाहर हुए टकराव से अनजान था और यह नहीं जानता था कि जेंग का युआन और लिन युआन के बीच किस तरह का रिश्ता था। अगर जेंग का युआन लिन युआन का दोस्त निकला तो जोंगजेड के गुस्से का विस्फोट असभ्यता के रूप में देखा जाएगा। इस प्रकार जोंगजी ने अपनी झुंझलाहट को दबा दिया। जब लियू जी ने जेंग का युआन को आते देखा तो वे सहजता से लिन युआन के सामने आ गए। वह ये नहीं भूला था कि इंडिगो एज्योर सिटी के बाहर उस पर और लिन युआन के समूह के बाकी लोगों पर कैसे हमला किया गया था। जियो हानजोंग जेंग परिवार के तीसरे वंश से थे और तकनीकी रूप से उनका जेंग का युआन से कोई सीधा संबंध नहीं था।
हालांकि जेंग का युआन ही वह व्यक्ति था जिसने नाइटमेयर वी भेजा था। इससे जेंग का युआन और उनके बीच दुश्मनी पैदा हो गई थी। यदि वे वर्तमान में मिडनाइट पैलेस के बाहर नहीं थे और लियू जी के लिए मिडनाइट पैलेस के यंग लीज होने के बावजूद जेंग का युआन पर सार्वजनिक रूप से हमला करना अनुचित था, तो जेंग का युआन एक मृत व्यक्ति होता। जेंग का युआन अस्थायी रूप से समूह का स्वागत करने वाला था और चीफ गार्ड ये के शिष्य की उदासीनता से आश्चर्यचकित था। क्या यह उस टकराव के कारण हो सकता है? मियाओ जुओ टकराव का मुख्य भड़काने वाला था और उसने जो कुछ किया वह मियाओ जुओ के बगल में खड़ा था। जब लिन युआन ने जेंग का युआन को डरते डरते चलते देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि जेंग का युआन क्या करना चाहता है। लिन युआन के चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने जेंग का युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहने के लिए आओ। जेंग का युआन की कायरता आश्चर्यचकित खुशी में बदल गई। लियू जी ने असमंजस में लिन युआन की ओर देखा क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन युआन क्या करने की कोशिश कर रहा था। लिन युआन और जेंग का युआन ने तुरंत संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया और जेंग का युआन को आगे नहीं जोड़ा। गार्डिये बैंक्वेट में उसकी पहचान की घोषणा के बाद मियाओ परिवार निश्चित रूप से उससे और लियू जी से माफी मांगने के तरीकों के साथ आने की कोशिश करेगा। लिन युआन ने जेंग का युआन से बात करने के प्रयास को अस्वीकार नहीं किया था और यहां तक कि संपर्क विवरण का आदान प्रदान भी किया था क्योंकि वह चाहते थे कि अनुभवी और शीर्ष गुटों के अन्य शिष्यों को गलत विचार मिले कि उन्होंने और जेंग का युआन ने एक संबंध बना लिया है। वह मियाओ परिवार को उससे संपर्क करने का एक तरीका भी देना चाहता था ताकि वह बैठकर उनके जाल में फंसने का इंतजार कर सके। अपने शत्रुओं को परास्त करने के एक से अधिक तरीके थे। एक षड्यंत्रकारी जहरीली योजना हमेशा सीधे टकराव की तुलना में अधिक विनाशकारी प्रभाव पैदा करती है। उस समय ज़ुओ मिंग और यूजे ने मार्शल आर्ट स्टेज के बाकी प्रतिभागियों को लंबे गलियारे से बाहर महल के बाहर के क्षेत्र में ले गए। N-0 वेलबन। लिन युआन ने गहरी सांस ली क्योंकि वह जानता था कि असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 870 राइन लाइफ फॉर्म्स शेंगियन फे एवोल्यूशन मचेंट C 870 राइन लाइफ फॉर्म्स शेंगियन प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 870 राइन लाइफ फॉर्म का शेंगियन। अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। ज़ुओ मिंग और यूजे के ठीक पीछे एक लंबी लड़की चल रही थी। वह लगभग 25 साल की लग रही थी। उसके नैन नक्श परिपक्व थे, उसका शरीर आकर्षक था और वह चलते समय किसी प्रश्न पर विचार कर रही थी। उसने यूजे को पकड़ने के लिए अपनी गति तेज कर दी और पूछा, भगवान यूजे, कला मंच घटक के पहले और दूसरे स्थान के विजेताओं को अपने विषय समाप्त करने में कितना समय लगा? यूजे ने अपनी लंबी लड़की को बताया कि लिन युआन और ज़ोंगजी को कितना समय लगा। जब ज़ुओ मिंग और यूजे लंबे गलियारे से निकले तो मिडनाइट पैलेस के बाहर का पूरा क्षेत्र शांत हो गया था। लड़की लिन युआन से ज़्यादा दूर नहीं थी और मिडनाइट पैलेस के बाहर का इलाका काफ़ी शांत था। इस प्रकार लिन युआन ने स्पष्ट रूप से सुना कि उसने क्या कहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अपनी परिपक्व विशेषताओं के बावजूद लंबी लड़की की आवाज़ बहुत बच्चों जैसी और ऊंची थी। लिन युआन लंबी लड़की की जीवन शक्ति से तीव्र तरंगों को महसूस कर सकता था। उन्हें जीवन शक्ति की लहरें बेहद परिचित लगीं। जब भी लिन युआन ने जैस्मीन लिली के विटेलिटी इम्प्रिंट का उपयोग किया तो उनका शरीर भारी मात्रा में जीवन शक्ति का संवाहक बन गया और विटेलिटी इम्प्रिंट में सभी जीवन शक्ति समाप्त हो जाने के बाद भी जीवन शक्ति का उत्सर्जन जारी रहेगा। कला मंच घटक के लिए अपना विषय पूरा करते समय लंबी लड़की ने किसी प्रकार के गुप्त हथियार का उपयोग किया होगा। यदि लिन युआन की गणना सटीक थी तो उसने विषय को पूरा करने में 39 मिनट और 27 सेकंड का समय लिया था। इसका मतलब यह था कि वह लॉन्ग ताओ से 3 मिनट तेज थी। जाहिर तौर पर उसके पास मजबूत सृजन मास्टर शक्तियां थीं। लंबी लड़की ने हरे रंग के स्पिरिट क्यूई कपड़े पहने हुए थे जिन पर उपचार प्रकार के फेस की सैकड़ों छवियां थीं। छवियां किसी भी पैटर्न के साथ मुद्रित नहीं लगती थीं, लेकिन उन्होंने हरे स्पिरिट क्यूई कपड़ों को आकर्षक तरीके से खड़ा कर दिया। लिन युआन को उसके कॉलर पर बने चिन्हों से पता चल गया था कि यह लंबी लड़की राइन लाइफ फॉर्म के शीर्ष गुट से आई है। राइन लाइफ फॉर्म को रेडियंस फेडरेशन में निर्विवाद अधिकार और सम्मान प्राप्त था। हर 3 साल में शीर्ष गुटों की दोबारा रैंकिंग होती थी। पिछली सदी में राइन लाइफ फॉर्म शीर्ष 3 में सुरक्षित रूप से बना हुआ था और वे अब तक की सबसे बुरी गिरावट के साथ पहले स्थान से तीसरे स्थान पर आ गए थे। राइन लाइफ फोर्स का राइन गिल्ड क्लब पिछले साल के इस टूर्नामेंट का चैंपियन था। लॉन्ग ताओ ने लिन युआन को राइन लाइफ फोर्स की लंबी लड़की को घूरते हुए देखा और कहा, उस लड़की का नाम शेंगियन है। वह राइन लाइफ फोर्स में सबसे अधिक क्षमता वाली युवा शिष्या है और वह राइन लाइफ फोर्स की पूरी युवा पीढ़ी को अपनी पीठ पर लेकर चलती है। हालांकि वह रेडियंस 100 सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन वह युवा शिष्यों के बीच अच्छी तरह से जानी जाती है और टूर्नामेंट के दौरान राइन गिल्ड क्लब की टीम का नेतृत्व करती है। कभी न लड़ने के बावजूद वह राइन गिल्ड क्लब की सभी युद्ध रणनीतियों को संभालती है। लिन युआन ने तुरंत शी जू के बारे में सोचा। शी जू रेडियंस 100 सीक्वेंस में सीक्वेंस #8 था और राइन गिल्ड क्लब की मुख्य टीम का सदस्य था। शेंगियन की उम्र और शक्ति को देखते हुए वह निश्चित रूप से रेडियंस 100 सीक्वेंस के मानक तक है। हालांकि उसने कभी चयन में प्रवेश नहीं किया। यदि उसने ऐसा किया तो व्हाइट डेविल को रेडियंस 100 सीक्वेंस में सबसे मजबूत उपचार प्रकार की स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में कभी ताज पहनाया नहीं जाएगा। अफवाह यह है कि शेंगियन के पास ऑर्डर ऑफ रेडियंट लाइट है। हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की क्षमताओं की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शेंगियन 10 रेडियंस नाइट्स में से एक बन सकती है, भले ही वह रेडियंस दूत बनने में विफल हो। लॉन्ग ताओ ने अपनी आवाज में डर के संकेत के साथ कहा। लिन युआन ने महसूस किया कि लॉन्ग ताओ ने शेंगियन को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा और उसका नाम मानसिक रूप से नोट कर लिया।
जुओ मिंग और यूजे का अनुसरण करने वाले शिष्यों के तितर-बितर होने के बाद लड़कियों ने शेंग यिन के चारों ओर भीड़ लगा दी। शेंग यिन ने मीठी मुस्कान दी और अपने आसपास की हर लड़की का अभिवादन किया। वह बहुत लोकप्रिय लग रही थी। मार्शल आर्ट स्टेज के नियमों के अनुसार उसने आधिकारिक तौर पर मार्शल आर्ट स्टेज में तीसरा स्थान हासिल किया था और उसे मार्शल स्टेज घटक में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। वह सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की 90 बूंदों का तीसरा स्थान पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होगी, जो शरीर की अशुद्धियों को साफ कर सकती है, और 10 बूंदें जो आत्मा की अशुद्धियों को साफ कर सकती हैं। मिडनाइट पैलेस के अंदर और बाहर का सारा ध्यान अब लिन युआन और ज़ोंगज़ी पर केंद्रित था। लिन युआन को अपने भीतर जुनून बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने पिछले कुछ महीने आसन्न युद्ध की खातिर अपनी शक्ति और गुप्त हथियार बढ़ाने में बिताए थे। लिन युआन के जुनून के विपरीत युद्ध का दीवाना ज़ोंगज़ी उस विशेष सुगंध को सूंघने के बाद अब बेहद शांत था। किसी कारण से ज़ोंगज़ी इस विशेष सुगंध से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया, या यूं कहें कि उसे इस युवक के बगल में खड़े होने का एहसास बहुत पसंद आया। मार्शल आर्ट स्टेज की अंतिम लड़ाई उसके और लिन युआन के बीच होगी, और वह लड़ाई के दौरान शायद इस खुशबू को सूंघने में असमर्थ होगा। उस समय उसकी बुरी आदत फिर से भड़क उठती थी और युद्ध का रोमांच उसे पूरी तरह और अनियंत्रित रूप से निगल जाता था। ज़ोंगज़ी ने आज स्टेज घटक के लिए अपना विषय पूरा करने के बाद स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि उसने पहला स्थान हासिल कर लिया है। इसके बाद ही उन्हें पता चला कि पहला स्थान उनसे पहले ही छीन लिया गया था। इसलिए ज़ोंगज़ी का ध्यान एक बार किसी और पर केंद्रित था और वह जानना चाहता था कि प्रथम स्थान का विजेता कौन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि विजेता वह युवक होगा जिसकी खुशबू उसकी बुरी किस्मत को शांत कर सकती है। एक तरह से ज़ोंगज़ी को लगा कि एक विशेष प्रकार का भाग्य उसे और लिन युआन को जोड़ता है। बहरहाल वह बहुत प्रतिस्पर्धी व्यक्ति थे और आर्ट स्टेज घटक के दौरान अपनी हार के बाद वापसी करने के लिए दृढ़ थे। जुओ मिंग उस क्षेत्र की ओर चले जहां मार्शल स्टेज आयोजित किया गया था और घोषणा की, मार्शल आर्ट स्टेज का आज स्टेज घटक आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। लॉर्ड लिन युआन और लॉर्ड ज़ोंगज़ी, कृपया मार्शल आर्ट स्टेज के मार्शल स्टेज घटक को पूरा करने के लिए मार्शल स्टेज पर आएं। जुओ मिंग के शब्दों ने अनुभवी और शीर्ष गुट के युवा शिष्यों को तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर दिया जब उन्होंने जुओ मिंग को लिन युआन को लॉर्ड लिन युआन के रूप में संबोधित करते हुए सुना। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।